तो देखो भाई, सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग, सबका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखिए कल की अगर मैं बात करूँ, तो कल हम लोग बात कर रहे थे मौर्य काल को लेकर। कल मैंने आपको बताया कि भारत में पहली बार राजनैतिक तौर पर एक तंत्र स्थापित किया गया, केंद्रीय प्रशासन को स्थापित किया गया, जो उससे पहले नहीं था। और वैसे भी अगर देखा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से तो हम लोगों को भारत के अंदर राजनैतिक तंत्र जिसे मोनार्कियल सिस्टम कहा जाए, उसकी शुरुआत होती दिखाई पड़ेगी। तो मौर्य लोग यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ऐसे राजाओं ने चाणक्य राजा के कॉन्सेप्ट को स्थापित किया और जिसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत की सीमाएं, भारत की बाउंड्री जितनी बड़ी मौर्य काल में आपको दिखाई पड़ेंगी, फिर आपको कोई भी दौर देख लीजिए आप, अंग्रेजों के पहले उतना बड़ा साम्राज्य फिर कोई भी राजवंश बना नहीं पाया। वो चाहे आप एंशिएंट इंडिया का दौर रहा हो, वो चाहे मेडिवल इंडिया का दौर रहा हो, या वो अंग्रेजों के आने के पहले वाला भारत रहा हो। किसी भी दौर में अगर आप देखोगे तो आपको बड़े साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि उतना बड़ा साम्राज्य तो कोई नहीं बना पाया। अब देखिए, बड़ा साम्राज्य अगर राजनीतिक उपलब्धियों के तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उतना बड़ा साम्राज्य संभालना भी अपने आप में बड़ा मुश्किल, बड़ा टेढ़ा काम है। अशोक और अशोक के उत्तराधिकारी, जिसमें अगर मैं दो नाम लूं तो उनमें एक नाम आता है कुणाल का और एक नाम आता है दशरथ का। कुणाल बहुत ही काबिल लड़का था, कुणाल बहुत ही काबिल शासक बन जाता, अशोक का बेटा था, लेकिन उसके साथ कुछ गलतियां, कुछ गड़बड़ियां हो गई कि वो लड़का बेचारा हो गया अंधा। अंधा नहीं हुआ, बेसिकली उसको अंधा करवा दिया गया। और दशरथ ने कुछ समय तक इस बड़े से ताकतवर साम्राज्य को बचाकर बनाकर रखने का प्रयास किया, लेकिन लेकिन आप देखेंगे कि वो आगे चलकर उतना बन नहीं पाया। उसके पीछे कई सारे कारण थे और सबसे बड़ा कारण था जो आगे के राजा रहे, उत्तराधिकारी के तौर पर जो राजा रहे, वो राजा उस केंद्रीय व्यवस्था को संभाल नहीं पाए और जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो दूर के इलाके हैं वहां से विद्रोह शुरू होने लगे, फिर धीरे धीरे करके गृह युद्ध की दशा बनने लगी, हालात बद से बदतर होते चले गए। और अब जनता, वो जनता जिसने कभी मौर्यों को स्थापित करने में बड़ा मदद किया था, वो जनता और अब उसी राजवंश के बड़े बड़े अधिकारी, जिनमें एक नाम आएगा शुंग को लेकर, उनके द्वारा विद्रोह करते हुए, अपने राजा को मारते हुए, जिसका नाम हम लोग ने कल पढ़ा था। अब जरा जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? जरा मुझे जल्दी से बताइएगा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उसे मार दिया गया और मार करके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हाँ, बिल्कुल, मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ करता था बृहद्रथ, जिसको मार दिया गया शुंग वंश के द्वारा। अब देखो, मौर्यों ने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाई, वो आगे तक रुक नहीं पाई, वो आगे तक बन नहीं पाई। इसीलिए आप मौर्योत्तर काल में यानी कि लेटर मौर्य एज की अगर बात करें, पोस्ट मौर्य एज की अगर बात करें, तो इस दौरान आप देखोगे तो आपको दो प्रकार के लोग दिखाई पड़ेंगे, दो प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां दिखाई पड़ेंगी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मौर्यों के दो राजनीतिक उत्तराधिकारी दिखाई पड़ेंगे। एक उत्तराधिकारी के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे स्थानीय उत्तराधिकारी, यानी ये पूर्णतः भारतीय थे और कभी मौर्यों के अधीन काम कर रहे थे। उनमें नाम आता है शुंग लोगों का, उनमें नाम आता है कण्व लोगों का और उनमें नाम आता है सातवाहनों का। और एक आपको दिखाई पड़ेंगे विदेशी उत्तराधिकारी, और विदेशी उत्तराधिकारियों में आपको ये नाम दिखाई पड़ेगा इंडो ग्रीक, जिसको हिंद यवन कहा जाएगा, शक, पहलव और आपको कुषाण, ये विदेशी उत्तराधिकारी हैं। ये भारत के बाहर के रहने वाले लोग हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद वो भारत पर आक्रमण करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सत्ता को स्थापित करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं दो प्रकार के उत्तराधिकारियों पर चर्चा करने वाले हैं, स्थानीय उत्तराधिकारी के तौर पर और विदेशी उत्तराधिकारी के तौर पर। इन्हीं दोनों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को लेकर। उत्तर मौर्य काल और विदेशी आक्रमण को हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया, क्या बच्चों ऑडियो और वीडियो की प्रॉब्लम अभी भी है? क्या ऑडियो और वीडियो की प्रॉब्लम अभी भी है? नहीं है ना? तो मैं भाई लिख दूं, सुनाई नहीं पड़ रहा है ना? तो रेनू बेटा मेरी ओर से सही है, मेरी तरफ से सही, चल लिख दूं। चलिए तो आइयो पर चल, सुनाई नहीं पड़ रहा है ना? तो रेनू बेटा मेरी ओर से सही है, मेरी तरफ से सही चल रहा है। ठीक, हाँ चलो भाई, रेनू को सुनाई नहीं पड़ा तो दिखाई तो पड़ ही रहा होगा, तो दिख जाएगा। चलो भाई, तो अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे मौर्य वंश को लेकर। मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ करता था, अभी आप लोगों ने नाम बताया, जिसका नाम था बृहद्रथ, और जिसको मार दिया जाएगा अपने ही सेनापति के द्वारा, जिसे पुष्यमित्र शुंग के नाम पर जाना जाएगा। पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के अगर मैं पुष्यमित्र शुंग के पिताजी की बात करता हूं तो वो उनका नाम तो नहीं पता, पुष्यमित्र शुंग के पिताजी का नाम तो नहीं पता है, लेकिन पुष्यमित्र के पिता पुष्यमित्र, ये दोनों लोग, वैसे तो ये दोनों लोग अवंती से ताल्लुक रखते हैं, अवंती यानी कि उज्जैन वाले इलाके से ताल्लुक रखते हैं, और इन्होंने अपनी योग्यता के बल पर मौर्य साम्राज्य में बड़ा पद हासिल कर लिया है। और वैसे भी इतने बड़े साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए योग्य अधिकारियों की जरूरत थी। राजा योग्य, अधिकारी योग्य, जब तक दोनों काबिल, जब तक दोनों योग्य, जब तक दोनों कैपेबल, तब तक स्टेट चलता रहा, डायनेस्टी चलती रही। लेकिन जैसे जैसे अब आप बौद्ध धर्म में, सॉरी, मौर्य वंश में आप देखोगे तो आगे के उत्तराधिकारी कमजोर पड़ने लगे, तो पुष्यमित्र शुंग नाम का अमात्य, अमात्य बड़े अधिकारियों को कहा जाता था। तो पुष्यमित्र शुंग जैसा अमात्य सेना का अधिकारी यानी कि सेनापति, वो अपने राजा को मारेगा और अपने राजा को मार करके वो एक नए राजवंश को स्थापित कर देगा। इस काम में वहां की जनता भी उसे मदद करेगी, क्योंकि अशोक के बाद लगातार आप देखोगे मौर्य वंश पर विदेशी आक्रमण, आक्रमण, स्थानीय विद्रोह और कई सारे वो जो अलग अलग प्रकार के अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो अत्याचार और जो अनाचार का प्रोसेस चल रहा है, उसकी वजह से जनता भी बड़ी दुखी और परेशान है। तो जनता परिवर्तन चाहती है, तो जनता ने समर्थन कर दिया है। शुंग लोगों ने अपनी राजधानी बनाई। देखो पाटलिपुत्र राजधानी जो है, ये राजधानी तो पारंपरिक है, ये राजधानी तो पारंपरिक राजधानी है, ये परंपरागत रूप से चलती रहेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने विदिशा, विदिशा यानी कि उज्जैन का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, और जिसे यूनानी ग्रंथों ने, हाँ बिल्कुल सही कहा, उदयन ने बनाया था राजधानी। सम्राट किसको कहा जाता है? सम्राट बेटा बहुत बड़े राजा को कहा जाता है, सम्राट बड़े राजा को कहा जाता है। ठीक है,
चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं विदिशा को लेकर। विदिशा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा बेस नगर। क्यों और कैसे हुआ इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना? और पुष्यमित्र शुंग और उसके बेटे अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। एक नाटक लिखा गया है कालिदास जी के द्वारा। हाँ, कालिदास जी के द्वारा एक नाटक लिखा गया है जिसका नाम है बच्चे मालविक अग्निमित्र, जिसका नाम है जहाँ से सुषमा स्वराज एमपी थी। सुषमा स्वराज बेटा विदिशा से कहाँ एमपी रही हैं? सुषमा स्वराज तो उधर दिल्ली-विल्ली वाले क्षेत्र से हरियाणा से लड़ती थी बेटा, ठीक है? हाँ, जो कि अब भूतपूर्व हो चुकी हैं। हाँ, उधर साइड से लड़ती थी, यहाँ से तो नहीं लड़ती थी। चलो खैर, अब हम लोग वापस आ जाते हैं। तो माल विकास ने मित्र अच्छा लड़ी होंगी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है। भाई सुषमा स्वराज को अगर मैं याद कर पाऊँ तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुकी हैं। वो हरियाणा उनका क्षेत्र रहा है, दिल्ली से भी उन्होंने चुनाव वगैरह लड़ा है। हो सकता है विदिशा से भी लड़ा हो, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कालिदास ने एक किताब लिखी है नाटक के तौर पर। कालिदास देखो गुप्तकालीन राजा गुप्तकालीन लेखक हैं। वो एक किताब लिखेंगे जिसका नाम होगा मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये दो लोगों की प्रेम कहानी है। मालविका नाम की राजकुमारी और अग्निमित्र के बीच का प्रेम कहानी है, प्रेम प्रसंग है, जिसको मालविकाग्नि मित्र के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक नाम आपको दिखाई पड़ेगा पतंजलि। पतंजलि को बच्चे याद करिएगा, तो पतंजलि जो है ये आपको योग 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 दर्शन के संस्थापक के तौर पर दिखाई पड़ेंगे। ये आपको योग ऋषि, बिल्कुल सही कहा, ये योगा फिलोसफी के फाउंडर के तौर पर है। वही योगा जिसका प्रचार बाबा रामदेव खूब ज्यादा करते रहते हैं, जिनके प्रोडक्ट वगैरह आते रहते हैं, योग दर्शन। इनके द्वारा किताब लिखी जाएगी बच्चों महाभाष्य। महाभाष्य से भी हम लोगों को पुष्यमित्र के बारे में जानकारी मिलेगी, और महाभाष्य से ये जानकारी मिलेगी कि पुष्यमित्र 2 अश्वमेध यज्ञ करेगा, जो कि मौर्य काल में इस प्रकार के यज्ञ नहीं किए जाते, तो उसके अपने कारण थे। उसका कारण ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को मानने लगा, बिंदुसार आजीवक को मानता था, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, जिसका परिणाम ये होता है कि वो इस प्रकार के जो यज्ञ वगैरह परंपराएं हैं उसको लेकर अगर देखा जाए तो कोई खास काम करते नहीं है ना? वो इन सब से दूर रहते हैं। और योग सूत्र वो किताब है बच्चे पतंजलि की जिसमें योग फिलॉसफी की बात कही गई थी। और अगर आपको याद होगा तो इस योग फिलॉसफी से जुड़ा हुआ एक सवाल संडे को जो पेपर हुआ था यूपीपीसीएस वाला, उसमें एक सवाल भी आया था योगा फिलॉसफी के मैच को लेकर, है ना? चलो भाई, पुष्यमित्र की अगर बात करते हैं तो पुष्यमित्र ने अपने अंतिम राजा बृहद्रथ को ये कहते हुए कि महाराज चलिए सेना का निरीक्षण कर लीजिए। पहले ज़माने में राजा महाराजा समय-समय पर सेना का निरीक्षण किया करते थे। हाँ, ठीक है, तो सेना का निरीक्षण किया करते थे। अच्छा इस वक़्त क्या था कि जो बृहद्रथ और उनसे पहले के जो राजा हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब ये कि वो थोड़े-से बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हैं, थोड़े आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार के आलसी या एक प्रकार का कह सकते हो विलासी प्रवृत्ति के राजा हो गए थे। तो जिनका सेना पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह गया और वो अपने अधिकारियों पर ज़्यादा मतलब नियंत्रित हो गए। जब राजाओं अपने अधिकारियों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएँगे, आरएन साहब मेरी तरफ से सही चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। मेरी तरफ से सही चल रहा है, ठीक है? चलो भाई, नहीं सुनाई पड़ रहा तो दिखाई पड़ रहा होगा। तो कुल मिलाकर अब इस प्रकार में आप देखेंगे सेना का निरीक्षण करवाया जाएगा, और सेना का जब निरीक्षण करा दिया जाएगा उसी दौरान आप देखोगे कि बृहद्रथ को मार दिया जाएगा। और चूंकि अब आपकी डिपेंडेबिलिटी अपने अधिकारियों पर ज्यादा है, तो फिर आप जानते हैं इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी होती रहती है। और ये जो दौर है ये लगभग लगभग आपको दिखाई पड़ेगा 185-86 ईसा पूर्व वाला। देखिए इस दौर के तिथि क्रम को बहुत ज्यादा मत याद करिएगा, क्योंकि इस दौर के डेट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपको अलग अलग किताबों में ये डेट्स अलग अलग मिलेंगी, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा कि ये तिथियां याद करनी है, बिल्कुल नहीं याद करनी। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ से आप गौर करिएगा तो आपको पुष्यमित्र वंश का ही शासक था क्या, प्लीज रिप्लाई। बेटा भैया शहजादी ये क्या लिख पा रही हो समझ में नहीं आ पा रहा है। पुष्यमित्र मौर्य वंश, अरे बेटा अभी इतनी, अरे तुम लोग भाई वास्तविक तौर पर अभी बताया पुष्यमित्र मौर्य वंश का वंशज नहीं है, वो मौर्य वंश का अधिकारी है। भैया थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो। सैन्य निरीक्षण क्या होता है, सेना का निरीक्षण करना, सैनिकों का निरीक्षण का काम होता है, वो किया जाता है। ठीक है, हाँ चलो भाई, अभी बहुत छोटे छोटे शब्द है यार, इन छोटे छोटे शब्दों का तो अर्थ पता होना चाहिए भैया। पीसीएस बनने का सपना देख रहे हो आप लोग, ये सपना पूरा कैसे करोगे जब ऐसे छोटे छोटे निरीक्षण का मतलब नहीं पता है आपको, तो कैसे भैया उत्तर लिखोगे आप लोग। ठीक है, हाँ, चलो भाई, अब हम लोग आ जाते हैं वापस। अब देखिए आपको ध्यान होगा जो पुष्यमित्र नाम का राजा है, ये ब्राह्मण से ताल्लुक रखता है, ये ब्राह्मणों से ताल्लुक रखता है। ठीक है, हाँ, तो अब आपको दिखाई पड़ेगा मगध की गद्दी पर एक नई परंपरा। वैसे अगर मैं बात करता हूँ, हाँ, अगर मैं वैसे बात करूँ तो एक बात आती है, वो बात ये कि अगर आप देखिए शुंगों से पहले की अगर मैं बात करूँ नंद को लेकर, तो आपको ध्यान होगा नंद राजवंश वो था जो शूद्र था, और शुंग राजवंश वो है जो कि ब्राह्मण है। वैसे आमतौर पर अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में तो शासन करना, हथियार रखना, ये काम तो क्षत्रिय वर्ण का था, लेकिन वो बात तो हो गई पुरानी, है ना? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी हो गई। तो मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण राजवंश आपको दिखाई पड़ेगा। देखो इसके पीछे कारण और है, अपने आप को ब्राह्मण वंश का बताना, ब्राह्मण के तौर पर स्थापित करना, इसके पीछे एक कारण और है, और वो कारण ये है कि बौद्ध धर्म को लेकर इतना ज्यादा विस्तार और प्रचार ये सब होने लगा कि आमतौर पर कई लोगों के होते नहीं जीवन प्रभावित होने लगे। हाँ, तो कहीं न कहीं यहाँ से एक दिक्कत आने लगी, और वो दिक्कत कई सारे, क्योंकि अब ना बौद्ध धर्म में वो वास्तविकता वाली बातें रह गई, ना जैन धर्म में रह गई। इस वजह से अब अपने आप को पुराने धर्म में स्थापित करते हुए और इन सारी चीज़ों को हाँ, ये कुल मिलाकर ये तत्कालीन समय की धार्मिक माँग भी है, इस वजह से भी इसको किया जा रहा है। ठीक है? तो पुष्यमित्र ने जल्दी ही सत्ता का हस्तांतरण कर लिया है। बिल्कुल यस, सत्ता का हस्तांतरण कर लिया है, और पुष्यमित्र के बारे में हम लोगों को जानकारी जिस अभिलेखीय प्रमाण से मिलती है, वो अभिलेख है बेटा अयोध्या अभिलेख। ये अभिलेख आज भी अयोध्या में, अयोध्या अभिलेख है, जो कि पुष्यमित्र के एक गवर्नर, एक प्रांतपति के द्वारा लिखवाया गया है, जिसका नाम है धनदेव, जिसका नाम है धनदेव। तो धनदेव के अयोध्या, ठीक है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख पावर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो अयोध्या के धनदेव अभिलेख से पता चलता है कि साहब पुष्यमित्र एक बड़ा राजा है, और उसके अधीन ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा। लगभग लगभग जब पावर ट्रांसफर किया गया, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट क्या मतलब, क्या पूछना चाह रहे हो भाई तुम लोग? अभिलेख का नाम है अयोध्या, अभिलेख का नाम है बेटा अयोध्या अभिलेख। इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? शैली पूछना, लिपि लिपि पूछना चाह रहे हो? संस्कृत है भाई, संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत है।
बस आप अयोध्या अभिलेख से मतलब रखो, धनदेव का है। बहुत ज्यादा भाषा और शैली में मत जाइए। हिस्ट्री में इतने फैक्ट हैं कि सब बता दूंगा तो चक्कर खा के गिर जाओगे बेटा। संस्कृत में है, ठीक है। हाँ, संस्कृत में है, संस्कृत स्क्रिप्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। चलो भैया, अब इस दौरान आप देखिएगा, हाँ, अब इस दौरान आप देखिएगा आपको दिखाई पड़ेगा एक और घटना, और वो ये होगा कि आपको याद होगा अभिलेख इंस्क्रिप्शन। अभिलेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। लिखा हुआ है भाई, अगर आप लोग गौर से देखो भाई, तो यहाँ पर ऊपर तौर पर देखो लिखा हुआ है अयोध्या इंस्क्रिप्शन। इतना तो बच्चे आप लोग पढ़ सकते हो, इतनी तो उम्मीद करें आप लोगों से भाई, है ना? मतलब अब आप लोग ये चाहते हो कि मैं आप लोगों को गोद में बैठाकर चम्मच से दूध पिलाऊं, तो बेटा बड़ा मुश्किल काम है। पूरी क्लास को आप लोग हैंडल कर देते हो, पूरी क्लास को आप लोग पूरी तरह से तबाह कर देते हो बेटा। अब आप लोगों को अभिलेख की हिंदी नहीं पता, अंग्रेजी नहीं पता, ठीक है? हाँ, मतलब पूरी क्लास का आप लोग धज्जी उड़ा देते हो यार इस प्रकार के सवाल पूछ-पूछ कर। ठीक है, अब कुछ मत पूछना, अब क्लास के खत्म के बाद अगर पूछोगे भी तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं किसी प्रकार का कोई आंसर नहीं करने वाला। अब मैं कोई आंसर नहीं करूँगा, जिसको पढ़ना हो बेटा पढ़ लो, जिसको ना समझ में आ रहा हो माफ कर दो, ठीक है? अब कुछ मत पूछना, ना हिंदी, ना उर्दू, ना अंग्रेजी, ना फारसी, सब लिखा हुआ है, अपने आप से देखो, ठीक है? हाँ, ठीक है? चलो, अब आप लोग अपने आप से देख लो, अब क्लास डिस्टर्ब मत करना भाई। हाँ, लास्ट अरे बेटा कल मैंने 15 मिनट का समय दिया है बच्चे, तब भी ये लोग नहीं मानते हैं। ज़्यादा नहीं है, 5 ही 10 लोग हैं जो क्लास को दिक्कत इंटरप्ट करते हैं। ज़्यादा लोग नहीं है, 152 बच्चों की क्लास में बमुश्किल 12-13 बच्चे हैं जो क्लास को इंटरप्ट करते हैं, बाकी सब बच्चे अच्छे हैं, बड़ी ईमानदारी से सुनते हैं। ये 10 2-4-5 बच्चे ही हैं ना, वो सर वो भाषा बताइए, इस अभिलेख की भाषा बताइए, सर वो ज़रा हिंदी बताइए, सर ज़रा वो उर्दू बता दीजिए, सर ज़रा वो फारसी बता दीजिए, है ना? इस तरह का बस 2 ही 4-5 बच्चे हैं, सारे नहीं हैं, ठीक है? अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, मैं पढ़ाने के बाद ही बताऊँगा। ठीक, वापस आ जाओ। पूरा रिदम बिगाड़ देते हो बेटा आप लोग, पूरा का पूरा रिदम बिगाड़ देते हो क्लास का, ठीक है? हाँ, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला बैच है ये आप लोगों का। और 2 ही 4 बच्चे हैं, वो ऐसा करते हैं और सब नहीं करते। अब देखो, आपको याद होगा, हाँ, आपको याद अरे बेटा मैं तो इग्नोर करता हूँ, वो 10 बार टाइप कर देते हैं, तब बोलना पड़ता है, मैं इग्नोर करता हूँ। 1 बार, 2 बार, वो बार-बार वो रीटाइप करते चले जाते हैं, ठीक है ना? चलो, अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो, आपको याद होगा तो सेल्यूकस ने आक्रमण किया था, याद आया आपको? सेल्यूकस के आक्रमण के बाद जो है, आप एक चीज़ और गौर करिएगा, दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे बन गए थे। एट लीस्ट अशोक के ज़माने तक तो कोई खास बड़ा अंतर नहीं आया था। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद से यूनान के राजाओं की ओर से अच्छा देखो, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत की राजनीति में परिवर्तन, यूरोप की राजनीति में भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूरोप की राजनीति में भी आपको परिवर्तन आता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसका प्रभाव आपको भारत की राजनीति में भी दिखाई पड़ेगा। तो उधर जो जो सिकंदर मर गया, सिकंदर के मरने के बाद उसके राज्य का जो बँटवारा हो गया, इन सब की अगर बात करें तो जो राज्य का बँटवारा वगैरह हुआ, तो अब आगे चलकर वहाँ पर आपस में लड़ाई-झगड़ा, राजतंत्र का नियम ही यही बनता है, राजतंत्र का नियम ही यही बनता है, तो आपस में लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। तो अब जो है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बार फिर से सेल्यूकस का ग्रैंडसन, सेल्यूकस के बेटे का बेटा या सेल्यूकस का ग्रेट ग्रैंडसन, बेटे के बेटे का बेटा, मतलब जिसे आप परपोता कह सकते हो, अगर उसकी बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा डेमेट्रियस। और देखना एक बात का ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? एक बात का ध्यान रखना, हाँ, एक बात का ध्यान रखना बच्चे, डेमेट्रियस, और देखो डेमेट्रियस ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है ना? जिनको अंग्रेजी आती है बेटा वो ऊपर की लाइन पढ़ेंगे, और जिनको हिंदी आती है वो नीचे की लाइन पढ़ेंगे, और जिनको दोनों आता है वो दोनों पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो डेमेट्रियस देखो ऊपर लिखा हुआ है, और डेमेट्रियस के साथ में उसका छोटा भाई भी है जिसको हम लोग मेनेंडर के तौर पर याद करते हैं। अब मेनेंडर नाम हिंदी में भी मेनेंडर ही होगा, अंग्रेजी में भी मेनेंडर ही होगा, फारसी में भी मेनेंडर ही होगा, ठीक है ना? जो भाषा आप लोगों को अच्छी लगती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सब में मेनेंडर ही होगा। तो अब जो है मेनेंडर और डेमेट्रियस इन दोनों भाइयों ने मिलकर वही अफगानिस्तान वाले हिस्से से आक्रमण करना शुरू कर दिया। हाँ, उसी उसी इलाके से आक्रमण किया, ये वही इलाका है, ये वही क्षेत्र है, ये वही इंटेंस डोर है जिससे कभी सिकंदर आया था। सिकंदर जिसको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहा जाता है, तो वो सिकंदर जो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से ये दोनों भाई आ जाएंगे। लेकिन जब सेल्यूकस आया था तब आपको याद होगा इस पूरे रीजन में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और वो चंद्रगुप्त मौर्य करेगा क्या काउंटर सेल्यूकस का। लेकिन अब चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कोई राजा है नहीं जो कि इनको रोक सके और इनको टोक सके, इसीलिए आप देखोगे कि ये डेमेट्रियस और ये मेनेंडर, ये दोनों भाई इंडिया का जो वेस्टर्न प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का इलाका, जिसे आजकल की भाषा में, आजकल याद रखिएगा उस जमाने में नहीं, आजकल की भाषा में पाकिस्तान कहा जाता है, जिस जमाने में वो भारत का उत्तरी पश्चिमी इलाका हुआ करता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट ऑफ द इंडिया, उस इलाके की अगर बात करेंगे तो वहां पर ये लोग आक्रमण करेंगे और कब्जा भी कर लेंगे। यानी अब आप देखोगे सिंक्रोनाइज हो रहा है आपका मौर्य राजवंश का स्टेट। ठीक है कि पुष्यमित्र और पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र दोनों ने मिलकर, बाप बेटे दोनों ने, सन एंड फादर एंड सन दोनों ने मिलकर इस अटैक को एक तरीके से काउंटर कर दिया है, इसे असफल कर दिया है और पीछे की ओर ढकेल दिया। लेकिन इतना भी पीछे नहीं ढकेल पाए कि इनको वापस ग्रीस भेज सके, मैसिडोनिया वाले क्षेत्र में वापस भेज सके। तो ये लोग वेस्टर्न प्रोविंस, जिसे हम लोग आजकल पाकिस्तान, उस जमाने में उस इलाके के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा साकल। साकल इज इक्वल टू सियालकोट, साकल इज इक्वल टू सियालकोट, सियालकोट इज इक्वल टू टुडेज पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो ये उस इलाके में आकर रहना शुरू कर देंगे। मतलब अब आप देख लो मौर्यन एम्पायर का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट जो पोस्ट का इलाका है वो धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है। इस बीच देखो पुष्यमित्र एक साम्राज्यवादी, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस किंग है, जो कि अब मौर्यों के पतन के बाद आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज कई सारे स्टेट ने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब इनको एक बार फिर से पॉलिटिकली अपनी स्टेट को स्टेबल करने के लिए कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी, जीत भी गए। और उसका एविडेंस, उसका प्रमाण मिलता है पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाएंगे। इस यज्ञ से 2 बातें साफ होने वाली हैं। एक तो एक बार फिर से पुराना वाला जिसे वैदिक धर्म कहा जाता है उसको स्टैब्लिश कर दिया जाएगा, पुराना वाला वैदिक धर्म स्थापित कर दिया जाएगा, वैदिक कर्मकांड स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे और अश्वमेध यज्ञ करके ये बड़े राजा के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? चलो भाई, और इन दोनों यज्ञों को, अब यज्ञ के लिए अंग्रेजी में सैक्रिफाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मत करिएगा आप, यज्ञ ही शब्द याद रखिएगा, वैसे सैक्रिफाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इन दोनों यज्ञ को पूरा करवाया गया था इनके जो रॉयल प्रीस्ट हैं, जिनको पतंजलि कहा जाता है, उनके द्वारा। ये वही पतंजलि हैं जो कि योग फिलोसोफर यानी योग फिलोसफी के फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं।
और ऐसा कहा जाता है। अब देखो कुछ बौद्ध टेक्स्ट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान, दिव्यावदान इज अ बौद्ध टेक्स्ट। तो दिव्यावदान कहता है कि पुष्यमित्र ने साकल वाला, साकल वही सियालकोट वाला है, उस इलाके पर अपनी सेना को भेजा जो कि बौद्ध भिक्षुओं को सताने के लिए, मतलब उनको भगाना, उनको मारना पीटना। ये वही इलाका है जहां पर इंडो ग्रीक्स रूलर्स कब्जा कर चुके हैं। तो एक प्रकार से ये बौद्ध भिक्षुओं वाली घटना भी हो जाती है और एक प्रकार से देखा जाए तो कोशिश और होगी कि इन इंडो ग्रीक्स को थोड़ा पीछे ढकेला जा सके। वो एक अलग बात है कि सफलता नहीं मिलेगी। एक दूसरा अनदर बौद्ध टेक्स्ट अशोकावदान, वो भी ये कहता है कि पुष्यमित्र ने तो इनाम घोषित कर रखा था कि अगर आप में से, जनता में से, सेना में से बौद्ध भिक्षुओं को मारना और उनके गर्दन को काट कर जो कि लेकर आएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। एक और किताब है जिसे हम लोग महाविभाषा शास्त्र के तौर पर जानते हैं, उसके द्वारा कहा जाता है कि पुष्यमित्र के द्वारा ढेर सारे बौद्ध टेक्स्ट को जलाया गया है, बौद्ध टेक्स्ट को जलाने का काम किया गया है। ठीक है, बौद्ध टेक्स्ट को जलाने का। देखो एक बात ध्यान रखना, बौद्ध टेक्स्ट की एक बड़ी गंदी आदत है और वो गंदी आदत ये है कि वो बहुत ज्यादा हाइपरबोल का, जिसे हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, उसका प्रयोग करता है। वो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करता है। ये बातें भी थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति वाली लगती हैं क्योंकि पुष्यमित्र ने तो बहुत सारे बौद्ध स्तूप को रिपेयर करवाया है, बहुत सारे बौद्ध स्तूप में उनके सजावट का काम किया है। अब ये दो अलग अलग कैरेक्टर तो नहीं हो सकते कि एक और बौद्ध स्तूप को बनवाए और दूसरी ओर बौद्ध भिक्षुओं को मारने का काम करे। हाँ, दोनों के बीच की कुछ घटनाएं हुई होंगी। चलो खैर, पुष्यमित्र के बाद गद्दी पर बैठेगा उसका बेटा, जिसको इतिहास अग्निमित्र कहता है, जिसे अग्निमित्र के तौर पर जाना जाता है। जब इसके पापा रूलर थे, व्हेन हिज फादर वाज रूलर, ही वाज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। ये उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। ये वही उज्जैन है जो कि आजकल का महाकाल का शहर कहलाता है। ये वही उज्जैन है जहां पर कभी अशोक भी गवर्नर के तौर पर काम कर चुके थे। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अग्निमित्र के बारे में जानकारियां कालिदास के द्वारा लिखे गए नाटक मालविका अग्निमित्र से मिलता है, जिससे मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ 10-11 साल तक रूल करेगा और उसके बाद अग्निमित्र के बाद गद्दी पर उसका बेटा है, शायद उसका भाई है। एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन गद्दी के लिए कुछ आपस में लड़ाई झगड़े वाली बातें दिखाई पड़ेंगी। तो गद्दी के बाद उसका बेटा और कुछ कुछ जगहों पर उसका भाई भी बता दिया गया है। फिलहाल हम लोग बेटा मानकर चलते हैं। तो अग्निमित्र के बाद उसका बेटा, जिसे वसुमित्र कहा जाता है, वो अगला रूलर बनेगा। वसुमित्र के बाद ये पूरा का पूरा डायनेस्टी का जो हिस्ट्री है वो कुछ समय के लिए डार्क फेज में चला जाएगा। उसके कारण है, साउथ इंडिया में देखोगे तो आपको सातवाहन डायनेस्टी दिखाई पड़ रही है डेवलप करती हुई। उधर नॉर्थ वेस्ट से अगर बात करें तो उधर से शक लोग आक्रमण करते दिखाई पड़ेंगे और विदेशी आक्रमण, जिनमें ये सब लोग उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। एक कारण। दूसरा कारण देखो भाई, होगा क्या कि जब पुष्यमित्र के द्वारा संस्कृत जैसी भाषा को, संस्कृत लैंग्वेज को ज्यादा संरक्षण दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर अब जो राइटिंग के काम होंगे, जो रिटन वर्क होगा, वो आपका चलेगा धार्मिक किताबों पर, धार्मिक ग्रंथ पर। वो पुराण उराण इस टाइप की किताबें लिखी जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, और उनमें इतिहास की जानकारी बड़ी कम मिल पाती है, जिसकी वजह से वसुमित्र के बाद जो लोग गद्दी पर बैठे, जिनके नाम अलग अलग किताबों में आंध्र, पुलिंदक, वज्रमीत, घोष जैसे नाम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इन नामों में कितनी सत्यता है ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ लाइमलाइट में आना शुरू हो जाएगा अगला राजा, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों भागभद्र। भागभद्र जो है ये इस डायनेस्टी का नवा राजा है और इसका नाम इसलिए पता चल गया क्योंकि इसके बारे में एक ग्रीक राइटर, जिसे हेलियोडोरस कहा जाएगा, जो कि एज अ एम्बेसडर, जो कि एक दूत के तौर पर इनके दरबार में आएगा, विदिशा वाले इलाके में पहुंचेगा। विदिशा यानी उज्जैन। और वो हेलियोडोरस जो कि ग्रीक भाषा का जानने वाला है ना, तो वो विदिशा शब्द की जगह पर बेस नगर का प्रयोग करेगा। याद रखिएगा, बेस नगर और विदिशा ये दोनों एक ही जगह का नाम है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही जगह का नाम है। और यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा है, भागभद्र वाज अ किंग बेटा, भागभद्र वाज अ किंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो हेलियोडोरस एक अभिलेख, एक इंस्क्रिप्शन लिखवाएगा, जो कि विदिशा, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये इंस्क्रिप्शन है जिसे हम लोग गरुण स्तंभ लेख के तौर पर जानते हैं, गरुण पिलर इंस्क्रिप्शन, गरुण पिलर एडिक्ट के तौर पर जानते हैं। और चूंकि ये भगवान गरुण, ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको गरुण पक्षी, गरुण एक चिड़िया होता है, एक प्रकार का कह लो वल्चर, तो एक प्रकार का वल्चर है, एक प्रकार का चिड़िया है ना, जिसकी सवारी भगवान विष्णु करते थे। ये मान्यताएं हैं और मान्यताओं में कोई सवाल नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, चलो भाई, तो अब आपको दिखाई पड़ेगा कि ये भगवान विष्णु यानी हेलियोडोरस नाम का जो ग्रीक आदमी है, वो कहीं ना कहीं जिसे हम लोग भक्तिज्म के तौर पर, वैष्णविज्म के तौर पर जानते हैं, उससे इन्फ्लुएंस आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, भागभद्र के बाद जो अगला राजा बनेगा उसे हम लोग कहते हैं बेटा देवभूति। ये इस डायनेस्टी का अंतिम राजा है। और यहाँ पर एक लाइन गौर करिएगा, हिस्ट्री में मतलब एक मुहावरा अंग्रेजी में चलता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। देखो इतिहास दोहरा रहा है। जिस तरह से पुष्यमित्र ने अपने अंतिम राजा, जैसे बृहद्रथ कहा जाता था, जिस प्रकार से पुष्यमित्र ने अपने राजा बृहद्रथ को मारा, मौर्य वंश को खत्म किया, वैसा ही कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। तो वासुदेव जो कि शुंग डायनेस्टी का एक बड़ा अधिकारी, सेनापति, आर्मी कमांडर बन चुका है, जिसने कहीं ना कहीं आर्मी पावर को अपने हाथों में ले लिया, उसने अपने अंतिम राजा देवभूति को मार दिया, जो कि कमजोर हो चुका है, एक आप कह सकते हो नालायक, एक अय्याश प्रवृत्ति का राजा है। अब अय्याश का अंग्रेजी मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है, ठीक है। अब अय्याश वाला, अय्याश के लिए क्या शब्द होता है अंग्रेजी में ये नहीं पता, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो बता दो भाई, मेरा भी थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वासुदेव क्या करेगा, ये अपने राजा को मारेगा। स्पॉइल्ड, थैंक यू बेटा शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। स्पॉइल्ड मैं इसको याद कर लेता हूं, आने वाले समय में काम आएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, फिलेंडर भी कहा जाता है। अरे बहुत सारे शब्द आ गए भाई, अरे वाह, बताओ कितने नॉलेजेबल लोग हो आप लोग भाई, है ना, कितना ज्ञान आप लोगों के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वही हनुमान वाली कहानी है आप लोगों की, हम जामवंत हैं, आप लोग हनुमान है, और मुझे बताना पड़ता है का सोच रहा बलवाना, है कि नहीं। और ये देखो लंका पार जाओ, ठीक है, ये समुद्र पार जाओ, तो बिल्कुल वही वाली बात है। मतलब मैं जामवंत हूं, आप लोग हनुमान है, मुझे आप लोगों को बीच बीच में जगाना पड़ेगा, का सोच रहा बलवाना। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वासुदेव क्या करेगा, वो अपने राजा को मारेगा और एक राजवंश को स्थापित करेगा, जिसे कहा जाएगा बच्चों कण्व, जिसे कहा जाएगा कण्व। ठीक है, तो नई डायनेस्टी आपको दिखाई पड़ेगी। वैसे मैं एक बार फिर आपको बता दूं, कण्व के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ये सभी ब्राह्मण धर्म को मानते हैं और जिसकी वजह से ये लोग जैनियों को, बौद्धों को, मगध और उसके क्षेत्र से
बाहर निकालते हैं और अमूमन इतिहास लिखने का जो काम है ये तो जैन बौद्ध ही कर रहे थे, ये तो जैन बौद्ध ही कर रहे थे। ब्राह्मण धर्म में संस्कृत भाषा लोगों को कम आती है तो राइटिंग वर्क कम हो जाएगा और जो लिखावट का काम होगा वो देवी देवताओं को लेकर ज्यादा होता दिखाई पड़ेगा। तो अब आपको कर्ण वंश दिखाई पड़ेगा। कर्ण वंश को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग शुंग वंश के बारे में और एक दो जानकारियां हासिल कर लेते हैं। देखो पुराणों की अगर बात करें और पुराणों को लेकर सवाल इस बात भी आया था, जैसे वायु पुराण है ना, वायु पुराण बताता है मौर्य वंश के बारे में, है ना, वायु पुराण बताता है मौर्य वंश के बारे में, वायु पुराण बताता है शुंग वंश के बारे में। तो वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण वो इसी जमाने से ताल्लुक रखते हैं और काफी कुछ जानकारियां इनके बारे में देते हैं। लेकिन पुराणों में मिलने वाली जानकारियों का थोड़ा सा पाना मुश्किल है क्योंकि वो सही तरीके से, बिल्कुल बेटा, है ना, वो सही तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाते। ठीक है, शुंग राजाओं ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, यज्ञ जो सैक्रिफाइस वगैरह हैं, यज्ञ वगैरह हैं, उनको प्रमोट किया और उनमें जैसे अश्वमेध यज्ञ करवाया गया, वाजपेय यज्ञ करवाया गया, घोड़े की बलि दी जाने लगी, जो कि बीच में बंद हो गई थी। बौद्धिज्म और जैनिज्म से लेकर मौर्य काल तक आप देखोगे तो आपको नॉर्थ इंडिया, गंगा वैली में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जानवर की बलि कम हो गई थी। राजा, मौर्य वंश के राजा तो यज्ञ वगैरह करते ही नहीं थे, है ना, वो क्यों करें वो बलि, क्योंकि बौद्धिज्म जैनिज्म को मानते हैं। एक बार फिर से घोड़े की बलि दी जाएगी, उसका मांस अलग किया जाएगा और प्रसाद के तौर पर बकायदा उसको बांटा जाएगा, है ना, हाँ, प्रसाद के तौर पर उसको बांटा जाएगा, लोग उसका मांस खाएंगे। ठीक है, शुंगों के दौरान आप देखोगे वैष्णविज्म, भगवान विष्णु और हेलियोडोरस याद आ गया, गरुड़ स्तंभ लेख भगवान विष्णु वाला, तो वैष्णविज्म का इंपैक्ट बढ़ेगा और धीरे-धीरे गुप्त काल तक आप जब जाइएगा, हम लोग गुप्त काल जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार बना दिए गए, भगवान विष्णु के 10 इनकार्नेशन का कांसेप्ट तक चला गया और संस्कृत भाषा का बढ़ावा दिया जाने लगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी कई सारे काम आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि इस दौरान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, चलो कर्ण वंश की अगर बात करते हैं तो कर्ण वंश का फाउंडर है वासुदेव और वासुदेव जब अपना क्राउन सेरेमनी जिसे राज्याभिषेक कहा जाता है वो करवाता है तो वो भी अपने आप को कहता है कि मैं भी विशुद्ध ब्राह्मण हूं, आई एम आल्सो प्योर प्योर ब्राह्मण और आई एम बिलोंगिंग टू ऋषि कण्व, मैं ऋषि कण्व से ताल्लुक रखता हूं, बहुत पुराने जमाने के ऋषि हुआ करते थे कण्व ऋषि, मैं उनके खानदान का आदमी हूं। आप समझ लो भाई मैं कितना पवित्र हूं। ये उसकी राजनीतिक मजबूरी है कि वो अपने आप को इस तरह से बनाए। अगर वो ऐसा नहीं बताता है तो एक बार फिर से जनता की जो स्वीकारती है, जनता का जो एक्सेप्टेंस है वो उसे नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो ऐसा करेगा। और मैंने अभी आपको बताया चूंकि रिटेन वर्क, इतिहास लिखावट का काम बहुत कम हो चुका है, इसलिए डायनेस्टी के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं। इतना पता चलता है कि कर्ण वंश में 4 राजाओं ने रूल किया। फाउंडर वासुदेव ने किया, भूमिमित्र ने किया, नारायण ने किया और सुशर्मन के द्वारा किया गया। सुशर्मन इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अनुप्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशर्मन और सुशर्मा वो इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर है और जिसे मार दिया जाएगा सातवाहन। इस शब्द को अभी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं शब्द का मतलब कुछ देर बाद बताऊंगा आपको। इस वंश का फाउंडर जिसे सिमुक कहा जाता है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, सातवाहन वंश जो है बड़ा पुराना है। सातवाहन लोगों ने कभी मौर्यों के लिए काम किया था एज अ गवर्नर, उनके गवर्नर के तौर पर सातवाहनों ने काम किया। यानी सिमुक कोई फाउंडर नहीं है, सिमुक से पहले भी सातवाहन लोग थे, लेकिन हाँ, जिसे कहते हैं फ्री रूलर के तौर पर, आजाद राजा, एक राज्य स्थापित करने की अगर बात करेंगे तो सिमुक वहां से एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये अंतर है। ठीक है, तो अब एक नया राजवंश है जिसे सातवाहन कहा जाएगा। सातवाहनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों, हाँ, सातवाहनों के एक शब्द का प्रयोग आप नीचे देखोगे पुराण ग्रंथों में, जैसे वायु पुराण की बात करें, ब्राह्मण पुराण की बात करें, इन पुराण ग्रंथों की अगर बात करें तो इन पुराण ग्रंथों में सातवाहन वंश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र, आंध्र का मतलब होता है बेटा अंधेरा, डार्क। जिस डायनेस्टी का सुसीम से पहले या और राजाओं से पहले कोई जानकारी नहीं है उसे कहा जाता है आंध्र। और सातवाहन शब्द इसलिए जोड़ा गया, मैं थोड़ा अलग अलग करके लिख दूं, सात और वाहन, ऐसा बताया गया इस रूलर, इस डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा कि भैया हम लोग भी बड़े पवित्र टाइप के लोग हैं, हम लोग भी बड़े पवित्र राजा के तौर पर हैं और हमारे राजवंश का, हमारे डायनेस्टी का, हमारे परिवार का जो वाहन खींच रहे हैं वो 7 अलग अलग देवता हैं जिनको जो अपना वाहन दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, जो अपना अपना वाहन देते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए सातवाहन बनाया गया। क्योंकि अब इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इन्होंने रिप्लेस किया शुंगों को, इन्होंने रिप्लेस किया कण्व को। ये दोनों ब्राह्मण को अपने आप को ब्राह्मण साबित करते हैं, तो भैया जो अगला आदमी आएगा ना उसे साबित करना पड़ेगा कि हम भी उतने शुद्ध पवित्र हैं। ठीक है ना। और अगर मैं सातवाहन राजाओं का स्टेट की अगर बात करूं, ये देख रहे हो ना, ये सातवाहन राजाओं का राज्य आप देख लीजिए, चित्र में आपको दिख पा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये पाटलिपुत्र, उज्जैन, उज्जैन वाला इलाका कवर करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो वर्तमान समय की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, जैसे जैसे इनके राजा बड़े होते जाएंगे, साम्राज्य का विस्तार, स्टेट एक्सपेंशन का काम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनकी बाउंड्री बड़ी होती चली जाएगी। वैसे इस, हाँ, इस वंश की अगर बात कर, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, और वो अच्छा कुछ देर बाद बताते हैं, 2 मिनट का समय दीजिएगा। इस वंश को स्थापित करने वाले राजा का जो नाम मिलता है बच्चे, वो नाम है सिमूक, और इसी सिमूक को बच्चों सिंधुक भी कहा गया है। कुछ किताबों में सिंधुक लिखा गया और कुछ किताबों में सिमूक लिखा गया। सिंधुक शब्द का प्रयोग किया गया जब ये प्रवेश कर रहा है गंगा घाटी की ओर, जब ये प्रवेश कर रहा है थोड़ा सा इस वेस्टर्न प्रोविंस की ओर, जब जाएगा विस्तार करता हुआ दिखाई पड़ेगा तो संभवतः वहां से इसको सिंधुक शब्द बोला जाएगा। अब देखिए सातवाहनों ने राजधानी किसको बनाया है, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन है। ये वर्तमान समय की अगर बात करें तो ये नासिक उसी के आसपास का इलाका आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, प्रतिष्ठान या पैठन, हाँ, ठीक। तो अब आप यहाँ पर गौर करिएगा तो आप एक बहुत साफ तौर पर देखेंगे कि जो इनकी राजधानी है वो एक नई जगह पर आपको बनती दिखाई पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा, गोदावरी नदी के किनारे। हाँ, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है ना। चलो भाई, गोदावरी नदी के किनारे अपने सवाल बच्चे बचा कर रखो, क्लास खत्म होते समय पूछना, बीच में कोई सवाल मत पूछिए, डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को पूरा समय दूंगा, आप लोग अपना अपना सवाल करिएगा। फिलहाल जो सवाल आपने किया है उसका एक्सप्लेनेशन मैं 5 मिनट पहले ही कर चुका हूं, तो क्लास को जब दोबारा देखिएगा तब आप वहां पर पढ़ लीजिएगा। मगध और पाटलिपुत्र जो राजनीति का केंद्र हुआ करता था वो केंद्र टूटा।
अब नया जगह बन गया राजनीति का केंद्र के तौर पर। यानी कुछ समय के लिए मगध की स्थिति कमजोर पड़ गई। पाटलिपुत्र जो पॉलिटिकल पावरफुल स्टेट था, जहां से सत्ता चलाई जा रही थी, अब वो सत्ता वहां से चलती फिलहाल नहीं दिख रही है। इस वंश के बारे में आप देखिए, सातवाहन वंश की एक और विशेषता है। सातवाहन वंश प्राचीन काल का सबसे लंबे लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल करने वाली डायनेस्टी है। सातवाहन जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल करने वाली डायनेस्टी है। लेकिन एक समस्या आपको दिखाई पड़ रही है कि बीच-बीच में इसके रूलर्स गायब हो जाते हैं। उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि भारत पर हो रहा है विदेशी आक्रमण। जैसे देखो, इंडो ग्रीक्स के बाद शक लोग आने लगे। इंडो ग्रीक लोग तो वो शाकल और पेशावर वाला इलाका वहां तक ही रुक गए अपने आप को। लेकिन ये जो शक लोग हैं ना, ये और अंदर तक चले आए। शकों की अलग-अलग ब्रांचेस बनने लगी। उन अलग-अलग ब्रांचों के द्वारा कुछ लोग मध्य प्रदेश की ओर गए, कुछ लोग दूसरी तरफ गए, कुछ लोग इधर महाराष्ट्र की ओर जाने लगे। तो अक्सर इनके साथ होने लगी लड़ाई। तो उस लड़ाई के दौरान कभी अपनी जो इंडिपेंडेंस पोजीशन है, जो कि स्वतंत्र ताकत है, वो खो देती थी। इसी वजह से आपको अलग-अलग राजाओं में गैप दिखाई पड़ेगा। जैसे-जैसे हम लोग टॉपिक में अंदर चलेंगे, वो गैप आपको बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। सातकर्णी जिसे कहा जाता है श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है बेटा, रियल फाउंडर। और अगर इस शब्द को अगर आपको याद आ रहा होगा, तो जब हम लोग जैनिज्म पढ़ रहे थे, याद आ रहा होगा, फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन थे, जल्दी से बताइएगा जरा। फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन थे, जरा जल्दी से बताइएगा। फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन थे? बहुत बढ़िया आस्था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, आप लोगों ने दो जवाब दे दिए। मेरी प्रॉब्लम को जो मैं सोच रहा था वो आप लोगों ने ला दिया। मतलब मेरा जो दिमाग में चल रहा था वो आप लोगों ने प्रस्तुत कर दिया। देखो बेटा, बड़ा सीधा-सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा, हु वाज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? बिल्कुल सीधा सवाल पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन? तब आपका नाम होगा ऋषभदेव। तब आपका नाम होगा ऋषभदेव। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे हु वाज़ द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, हु वाज़ द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो तब आप लोगों का नाम चलेगा महावीर स्वामी। यानी महावीर स्वामी ने जैन धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार किया और जैन धर्म का सबसे ज्यादा विकास किया। सिमुक और सिमुक के बाद और सिमुक से पहले जितना सातकर्णी ने, जिसे श्री सातकर्णी कहा जा रहा है, इसने जितना विस्तार किया, उतना विस्तार इससे पहले के राजाओं ने नहीं किया। इसीलिए क्या बोला गया? रियल फाउंडर बोला गया। रियल फाउंडर बोला गया, ठीक है। और इसका प्रमाण कैसे पता चलता है कि ये रियल फाउंडर बन गया, इसने एक्सपेंशन दे दिया? तो देखो, सातकर्णी ने जो पूरा का पूरा दक्षिणा, एंटायर दक्षिणा पथ, जिसे संपूर्ण दक्षिणापथ कहा जाता है, एंटायर दक्षिणापथ कहा जाता है, उसको अपने कब्जे में ले लिया और एज्यूम द टाइटल ऑफ दक्षिणापथपति। और दक्षिणापथपति की उपाधि को उसने अज्यूम अज्यूम मतलब धारण कर लेना। तो अपने उसने अपने आप को क्या बोला? दक्षिणापथपति। जो कोंकण वाला इलाका पड़ता है ना, कोंकण उंकड़ महाराष्ट्र के नीचे, कर्नाटक कर्नाटक से आगे बढ़ते चले जाइए, ये इलाका, इसको कहा जाता है बेटा दक्षिणापथ। हाँ, इसे कहा जाता है दक्षिणापथ। उस इलाके पर कब्जा किया। अगर इसके बारे में रिटन एविडेंस की बात करेंगे तो सातकर्णी के बारे में दो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। एक इंस्क्रिप्शन है बेटा नानाघाट का और एक है नासिक। ये दोनों ही जगह वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में आती है। नानाघाट का अभिलेख और नासिक का अभिलेख। नहीं 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 अमिता, मैंने आपको कहीं पर लिखा बेटा गौतमीपुत्र लिखा हुआ है, कहीं पर आपको दिखाई पड़ रहा है? कहीं पर आपको ऐसा दिखा है किसके नाम के आगे गौतमीपुत्र है? नहीं ना? तो अपने मन से मत बनाओ बेटा, अपने मन से मत बनाओ। अभी मैं एक-एक करके बताऊँगा। फिर आप लोगों को टोक रहा हूँ, भागो मत, इत्मीनान से सुनते रहो, ठीक है? इत्मीनान से सुनते रहो, भागो मत, नहीं तो कन्फ्यूज़ करोगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ श्री सातकर्णी है। और है होगा क्या कि देखिए, सातकर्णी डायनेस्टी में एक बड़ा खास बात देखिएगा, सातवाहनों में देखिएगा, आप चालुक्यों में देखिएगा, ये रूलर्स ऐसे रूलर्स हैं जो अपने दरबार में अपनी माँ को, अपनी पत्नी को और मतलब महिलाओं को भी दरबार में लेकर आते हैं। यानी उनको भी पॉलिटिकली नॉलेज देते हैं। तो श्री सातकर्णी की पत्नी है जिसका नाम नायनिका है, नायनिका भी अपने पति के साथ दरबार में बैठती है और क्या-क्या पॉलिटिकल प्रोसीजर्स हैं, वो उनको सीखती चली जाती है। आगे चलकर जब श्री सातकर्णी की डेथ हो जाएगी, तब उसकी पत्नी के द्वारा ये दोनों अभिलेख लिखवाए जाएँगे और इन दोनों ही इंस्क्रिप्शन में ये वाली जानकारी मिलेगी कि उसने दक्षिणापथ को जीत लिया था। और चूंकि ब्राह्मण धर्म का प्रभाव है, इसीलिए देखो, सातकर्णी भी 2 अश्वमेध यज्ञ करेगा और 1 राजसूय यज्ञ करेगा। अब यहाँ से आप देखते चले जाइएगा, तो जितने भी आपको गुप्त राजा, आपको ये वाकाटक राजा, ये सब जितने भी मिलेंगे ना, ये सब आपको बड़े-बड़े यज्ञ करते दिखाई पड़ेंगे। वो करना उनकी मजबूरी भी है। उनको कहीं न कहीं मैसेज देना है, सोसाइटी को मैसेज देना है। छोटा मतलब जल्दी ही सातकर्णी की डेथ हो जाएगी और खासकर उसके बच्चे जब छोटे हैं, वेदश्री और सतश्री। अब नायनिका जो कि माताजी है, वो अपने बच्चों को यानी वेदश्री को राजा घोषित कर देगी। बच्चा है, उसे राजा घोषित कर तो देगी, लेकिन अब आप जानते हो, छोटा बच्चा अगर राजा बनेगा तो अगल-बगल के जो राजा होते हैं ना, वो और अपने राज्य के जो अधिकारी हैं, जो थोड़े एम्बिशियस हैं, वो विद्रोह कर देते हैं। तो श्री सातकर्णी के बाद आप देखोगे एक लंबे समय तक इस डायनेस्टी का कोई फ्री राजा नहीं मिलेगा। इस डायनेस्टी का कोई फ्री राजा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। आगे चलकर इस डायनेस्टी का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा होगा जो कि 17वें नंबर का राजा है, जिसे राजा हाल कहा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं तो राजा हाल के पहले वाले जितने भी रूलर्स रहे होंगे, उन्होंने अपनी-अपनी पॉलिटिकल स्टेटस को थोड़ा-सा ताकतवर बनाने का काम किया है। इसीलिए राजा हाल के ज़माने में देखो, राजा हाल के ज़माने में आपको किसी लड़ाई-वड़ाई के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। बहुत ही पीसफुल टाइम मिलेगा। निश्चित तौर पर इनसे पहले के जो राजा हैं, उन्होंने शकों को थोड़ा-सा पराजित करके, सुलह समझौता करके मामले को शांत कर दिया। इसीलिए राजा हाल के बारे में किसी लड़ाई की जानकारी तो नहीं मिलती। हाँ, लिटरेरी सोर्सेज़ की अगर बात करें, साहित्यिक जानकारियों की बात करें तो मिलता है। अच्छा, साथ ही साथ एक खास बात का ध्यान रखिएगा, पहली बार भारत में ये पहला वंश होगा जो कि लेड क्वाइन चलवाएगा। सीसा, जिसे सीसा कहते हैं, लेड लेड एक प्रकार का, आप देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा लेड। ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इन टाइम को बिल्कुल मत याद करो। मैंने कहा हो तो बताओ भाई। मैं जितना कहूँ बस उतना पढ़ो बेटा, उससे ज़्यादा मत पढ़ो, ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, इसी में से आप लोगों का 90% क्वेश्चन आ जाएगा। क्या करोगे ज़्यादा पढ़ के? कोई ज़रूरत नहीं है यार, है ना? हाँ, चलो भाई, तो पहली बार आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि फिर चांदी का सिक्का क्या नहीं चलता था? बिल्कुल चलता था। सोने का सिक्का क्या नहीं चलता था? बिल्कुल चलता था। लेकिन एक नए प्रकार का सिक्का चलवाया गया, जिसे लेड कॉइन कहा जाता है। निश्चित तौर पर ये पब्लिक ट्रांज़ैक्शन के तौर पर, यानी कि लोगों के द्वारा जो पैसे का प्रयोग किया जा रहा है लेन-देन में, उसके लिए नहीं किया जा रहा है। ये कुछ सिंबॉलिक कॉइन्स के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ, ठीक है? ये कुछ आपको सिंबॉलिक कॉइन्स के तौर पर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना? चलो भाई, इन्हीं के ज़माने में आप देखोगे, रोहित बेटा, बाकी के 10% के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अगर बाकी के 10% के चक्कर में पड़ जाओगे तो 90% गलत कराओगे। अब तुम तय कर लो कि 1 रोटी खानी है कि 3 रोटी खानी है। ठीक है? वो तुम्हारा हिस्सा है, वो तुम्हारा हिस्सा है। ठीक है? बाकी तुम तय करो कि मुझे 10% से नंबर अचीव करना है कि 90% से। बाकी जो इस क्लास के बुद्धिमान बच्चे होंगे, वो समझ गए होंगे कि 90% से काम चलाओ, 1-2 सवाल नहीं आएगा तो छोड़ दो, जाने दो। तुम बेटा उस 1-2 सवाल के पीछे लग जाना, बाकी छोड़ देना। ठीक है ना? हाँ, बाकी छोड़कर दूसरी 1-2 सवाल को करना। इस प्रकार के कुछ बुद्धिमान बच्चे होते हैं जो करते हैं और फिर वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक है? ठीक, चलो भाई, अब हम लोग बात करें राजा हाल के बारे में।
राजा हाल के बारे में, तो राजा हाल एक बहुत अच्छा राइटर है और वो प्राकृत भाषा, आप ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा याद है बच्चे? जरा मुझे बता सकते हैं प्राकृत किस धर्म की भाषा थी? क्या मुझे आप बता सकते हो प्राकृत किस धर्म की भाषा थी? अरे वाह! बहुत बढ़िया। प्राकृत जैनियों की भाषा थी, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। प्राकृत जैनियों की भाषा है, प्राकृत एक स्थानीय भाषा है, प्राकृत का मतलब लोकल लैंग्वेज। तो प्राकृत भाषा में एक किताब लिखेगा जिसका नाम होगा बेटा गाथा सप्तशती और गाथा सप्तशती से हम लोगों को उस ज़माने का रूरल लाइफ जो ग्रामीण जीवन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है? अच्छा, राजा चूँकि खुद बड़ा विद्वान लेखक टाइप का आदमी है, तो उसके दरबार में विद्वान लोग तो होंगे ही। तो एक और विद्वान है जिनका नाम है गुणाढ्य। अब इनको याद रखिएगा बेटा, राजा हाल की किताब का नाम याद रखिएगा, राजा हाल की किताब का लैंग्वेज का नाम याद रखिएगा। एक और दरबारी कवि है जिसका नाम गुणाढ्य है और जिसके द्वारा बृहत कथा नाम की किताब लिखी जाएगी, इसको भी याद रखिएगा। ये सब पूछे जाते हैं सवाल। और एक और विद्वान है जिसको सर्ववर्मन कहा जाता है, जो कि संस्कृत भाषा की एक किताब लिखेगा जिसका नाम है कातंत्र, इसको भी याद रखिएगा। ज्यादा मत याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। तो सीसे का सिक्का, प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, गुणाढ्य की बृहत कथा और सर्ववर्मन की कातंत्र, इससे ज्यादा मत याद करिएगा। ठीक है? बस। अब देखो कुछ समय के लिए फिर ये डायनेस्टी गुमसुम हो जाती है। अब आपको दिखाई पड़ेगा गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये वो राजा है जो कि सातवाहनों का सबसे ताकतवर राजा है। ये वो हो जाती है। बृहत कथा, इसको भी याद रखिएगा। ज्यादा मत याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। तो सीसे का सिक्का, प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, गुणाढ्य की बृहत कथा और सर्ववर्मन की कातंत्र, इससे ज्यादा मत याद करिए, कातंत्र, इससे ज्यादा मत याद करिएगा। ठीक है? बस। अब देखो कुछ समय के लिए फिर ये डायनेस्टी गुमसुम हो जाती है। अब आपको दिखाई पड़ेगा गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये वो राजा है जो कि सातवाहनों का सबसे ताकतवर राजा है। ये वो राजा है जो कि सातवाहनों का सबसे ताकतवर राजा है। यहां से आप देखोगे सबसे ताकतवर राजा के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा कौन? गौतमी पुत्र शातकर्णी। और एक खास बात आप देखिएगा, गौतमी पुत्र शातकर्णी में मैं एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है? अब देखो गौतमी पुत्र यानी गौतमी का पुत्र है जिसका क्या नाम है? शातकर्णी, जो गद्दी पर बैठा। ये सातवाहन वंश का पहला राजा है। ये सातवाहन वंश का पहला राजा है। ठीक है? ये सातवाहन वंश का पहला राजा आपको दिखाई पड़ेगा जो कि अपने नाम से पहले अपनी मां के नाम का उल्लेख करेगा, गौतमी पुत्र। तो इसकी मां का क्या नाम है? इसकी मां का नाम गौतमी है। यहीं से आपको दिखाई पड़ जाएगा मैट्रियोर्कल सोसाइटी के लक्षण, यानी मातृसत्तात्मक परिवार आपको दिखाई पड़ेगा, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर रहा था कि सातवाहन राजाओं ने फीमेल पार्ट पर मम्मी को, पत्नी को राज्य में बड़े-बड़े मतलब होता नहीं उनको दरबार में अपने साथ रखा। तो इसने अपने नाम से पहले अपनी मां का नाम का उल्लेख कर लिया। ये सातवाहन समाज के बारे में बताता है और धीरे-धीरे करके ये करेगा क्या? ये पूरा का पूरा अगर मैं इस प्रकार से इंडिया का एक नक्शा बताकर आपको इस प्रकार क्रॉस की तरह से समझें, तो देखो बच्चे ये इलाका बनता है कोस्टल एरिया, समुद्र तटी, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल। ठीक है? ये इस पूरे के पूरे जिसे हम लोग कहते हैं सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, हाँ, जिसे कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, इसने पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर कब्जा कर लिया। ठीक है? हाँ, और कैसे पता चल पाया? ठीक है, कैसे पता चल पाया? तो अब देखो पता चल पाया ऐसे कि देखो इसके सिक्कों पर, इसके कुछ सिक्कों पर एक शब्द लिखा मिलेगा। वो शब्द क्या लिखा है? त्रिय समुद्र तोय पीतवाहन। थोड़ा बड़ा शब्द है, इसको ऐसे समझिएगा, जिसके वाहन, जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्र के पानी को पिया हो। कौन-कौन सा? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो तीनों समुद्र के पानी को पिया हो, उस राजा का आप सोच लो कितना बड़ा राज्य है। एक ज़माने में आप देखोगे सातवाहनों की सत्ता बहुत बड़ी बन जाती है। ठीक है ना? और इससे पता चलता है। और वैसे भी अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, ठीक है? हाँ, साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो साउथ इंडिया में बच्चे एक फ़िल्म बनी है जिसका नाम ही है गौतमीपुत्र शातकर्णी। ठीक है? जिसका नाम ही है गौतमीपुत्र शातकर्णी। वो यही है जिसके बारे में बताया गया उस फ़िल्म के अंदर। अच्छा, साथ ही साथ देखो अब निश्चित तौर पर है कि ये ब्राह्मण धर्म को मानेगा, मानना पड़ेगा। पहले के ऑलरेडी 2-2 डायनेस्टी मानती चली आ रही हैं और ये एक टाइटल लेगा एक ब्रह्म और अद्वितीय ब्रह्म। अगर भूल जाइएगा इस टाइटल को लेकर तो बहुत परेशान मत होइएगा। एक नई चीज़ आप देखेंगे, ब्राह्मणों को लैंड डोनेशन करने का काम शुरू कर दिया है और यहीं से एक चीज़ की शुरुआत देखिएगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बेटा फ्यूडलिज़्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों सामंतवादी व्यवस्था। इसकी शुरुआत यहीं से होगी। और आने वाले समय में आप गुप्त राजवंश को देखिएगा, गुप्त डायनेस्टी पूरी तरह से फ्यूडलिज्म पर पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है? पूरी तरह से फ्यूडलिज्म पर बेस्ड हो जाएगा एक बात। और आप आगे चलकर हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुगल पढ़ेंगे, वहां पर भी यही चीज पढ़ेंगे। वहां पर भी बस नाम बदल जाएगा। दिल्ली सल्तनत में इक्तिदार हो जाएगा, मुगल काल में वो जागीरदार हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसकी नींव यहीं पड़ जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत विच डायनेस्टी, फ्यूडलिज्म सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय विच डायनेस्टी। तो ध्यान रखना बेटा, वो शुरू किया गया है सातवाहनों के द्वारा और गौतमीपुत्र शातकर्णी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही साथ गौतमीपुत्र ने एक शहर बसाया जिसका नाम है वीणा कटक और इसने अपने आप को क्या बोला? वीणा कटक स्वामी के तौर पर बोला। शहर बसाया तो बोला ही जाएगा, निश्चित तौर पर बोला जाएगा। अब देखो गौतमीपुत्र के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसे वासिष्ठी पुत्र पुलमावी कहा जाता है। इसने भी अपने नाम से पहले अपनी मां का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी की पत्नी का नाम वासिष्ठी है और वासिष्ठी का बेटा पुलमावी है। ठीक है? तो देखो वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। ठीक है? अच्छा, इस दौर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा शकों का राजा है जिसे रुद्रदामन, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। याद आया? रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख याद आया? रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख याद आ रहा है ना? वही रुद्रदामन। देखो शकों का एक राजा रुद्रदामन, ये वही वाला रुद्रदामन है जिसके बारे में मैं कल आप लोगों को बता रहा था। ठीक है? जिसके बारे में मैं कल आप लोगों को बता रहा था। तो वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के द्वारा दक्षिणापथ वाले हिस्से पर मतलब कब्जा किया गया। कब्जा क्या किया गया? ऑलरेडी पापा कर चुके थे, ऑलरेडी इनके पिताजी कर चुके थे, इन्हें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था। हाँ, ये एक अलग बात था कि थोड़ा पश्चिम में अगर देखें, वेस्टर्न प्रोविंस की ओर देखेंगे तो रुद्रदामन ने कुछ हिस्से छीन लिए थे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिन्हें साथ ही साथ गौतमीपुत्र ने एक शहर बसाया जिसका नाम है वीणा कटक और इसने अपने आप को क्या बोला? वीणा कटक स्वामी के तौर पर बोला। शहर बसाया तो बोला ही जाएगा, निश्चित तौर पर बोला जाएगा। अब देखो गौतमीपुत्र के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसे वासिष्ठी पुत्र पुलमावी कहा जाता है। इसने भी अपने नाम से पहले अपनी मां का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी की पत्नी का नाम वासिष्ठी है और वासिष्ठी का बेटा पुलमावी है। ठीक है? तो देखो वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। ठीक है? अच्छा, इस दौर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा शकों का राजा है जिसे रुद्रदामन, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। याद आया? रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख याद आया? रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख याद आ रहा है ना? वही रुद्रदामन। देखो शकों का एक राजा रुद्रदामन, ये वही वाला रुद्रदामन है जिसके बारे में मैं कल आप लोगों को बता रहा था।
ठीक है, जिसके बारे में मैं कल आप लोगों को बता रहा था। तो वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी के द्वारा दक्षिणापथ वाले हिस्से पर मतलब कब्जा किया गया। कब्जा क्या किया गया? ऑलरेडी पापा कर चुके थे, ऑलरेडी इनके पिताजी कर चुके थे, इन्हें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था। हाँ, ये एक अलग बात था कि थोड़ा पश्चिम में अगर देखें, वेस्टर्न प्रोविंस की ओर देखेंगे तो रुद्रदामन ने कुछ हिस्से छीन लिए थे। हाँ, बिल्कुल सही, जिन्हें कुछ के तौर पर छीन लिए थे। तो बस रुद्रदामन जो है की वजह से ये अपने आप को दक्षिणापथ पतेश्वर कहेगा। और इस दौरान आप देखोगे कि जो ट्रेड है, व्यापार में बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। और वो पता चलता है वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी के 2 सिक्के आपको मिलेंगे। सिक्कों पर आपको मिलेगा आपको शिप विद 2 हल्स यानी पतवार। पतवार आप जानते होंगे जिसे चप्पू कहा जाता है, जिससे पानी को पीछे धकेला जाएगा। ये व्यापारिक, ये ट्रेड डेवलपमेंट की बात करता है, वो भी कहां पर? समुद्र में व्यापार की बात को करता है। अब ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये अमरावती स्तूप है। अमरावती जो आजकल का आंध्र प्रदेश वाला इलाका नहीं, अमरावती, जहां पर भारत का 25वें नंबर का सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया है ना? तो ये अमरावती स्तूप का रिपेयर करवाएगा और यहाँ पर ये आयक, यस बिल्कुल कैपिटल एरिया, बिल्कुल सही। इसमें वो आयक जैसी चीजों को बनवाएगा। ठीक है, आयक मतलब होता है एक ऐसा प्रकार का पिलर होगा और उसके बाद बगल में एक ऐसा प्रकार का प्लेटफॉर्म होगा जिस पर बैठकर पूजा पाठ किया जाएगा, गौतम बुद्ध को याद किया जाएगा। इसे आयक के तौर पर कहा जाता है। तो इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के काम आपको दिखाई पड़ेंगे। रिपेयर करवाना, इसको देखो काफी अच्छे तरीके से और बढ़िया पॉलिश वॉलिश करा देना, इस तरह के काम किए जाएंगे वाशिष्ठी के द्वारा। अब अगर हम लोग सातवाहनों के उनके इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो देखो व्यापार के लिए चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। पुलमावी और पुलुवामी नहीं क्या देखो क्या बेटा लिखा हुआ? पुलमावी लिखा हुआ है, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी। मैंने कुछ अलग बोल दिया था क्या? मैंने कुछ अलग बोल दिया था? पुलमावी ही मैंने तो बोला था। मैंने सही बोला है ना? गलत तो नहीं बोला? सही बोला था? ठीक, तब ठीक है। देखो कई बार ऐसा होता है, ज़बान से निकल जाता है, हो सकता है मेरे मुँह से गलत निकल गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि मैंने गलत तो नहीं बोल दिया था। चलो भाई, अगर इकोनॉमिक पोजीशन की बात करेंगे, देखो भैया जो इलाका महाराष्ट्र और इन सब इलाकों से टच करेगा, तो निश्चित तौर पर वेस्टर्न ट्रेड हो रहा होगा, पश्चिम की ओर से व्यापार हो रहा होगा और जब व्यापार होगा विदेशों का तो चांदी का सिक्का तो चल ही रहा है, जिसको कारशापण कहा करते थे। ये बात मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि कारशापण नाम का सिक्का तो मौर्य राजा भी चलवा रहे थे, मौर्यों की ओर से भी चलता चला आ रहा है। तो ये पुराना वाला सिक्का है जिसमें कुछ परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और वह यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये लोग कल्याणी, ये महाराष्ट्र का इलाका पड़ता है, कल्याणी वाला, यहाँ से लोग बंदरगाह, ये सी पोर्ट आपका इलाका है, यहाँ से लोग व्यापार करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर हम कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सातवाहनों ने ब्राह्मण धर्म को और देखो बौद्ध धर्म को, दोनों को संरक्षण दिया। वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी के द्वारा अमरावती का स्तूप बनवाना, रिपेयर करवाना, उसे ऊंचा करवाना, इसका मतलब वो बुद्धिज्म को कहीं न कहीं संरक्षण दे रहा है। तो अमरावती स्तूप की मरम्मत कराना, ये साबित करता है कि सातवाहन राजा ब्राह्मण धर्म को तो मानते ही हैं, वो बौद्ध धर्म को भी संरक्षण देते दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने संस्कृत भाषा के साथ-साथ स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज जिसे प्राकृत कहा जाता है, वो उसका भी प्रयोग करते आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना? अब देखो, ये तो हम लोग बात कर रहे थे लोकल लोकल सक्सेसर के तौर पर, स्थानीय उत्तराधिकारी के तौर पर। अब आप देखिएगा विदेशी आक्रमणकारियों के भारत पर मौर्योत्तर काल में, शुंग के ज़माने में, सातवाहनों के ज़माने में जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उनके बारे में। तो मौर्यों के पतन के बाद शुंगों के शासनकाल की बात करें तो शमित्र की अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको बताया था ग्रीक रूलर डेमेट्रियस का भाई है जिसका नाम है बेटा मेनांडर। ये देखो मेनांडर, इन दोनों भाइयों ने मिलकर आक्रमण किया है चैत्य बौद्ध धर्म का। हाँ बिल्कुल, चैत्य इज अ प्ले हाउस ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल सही। ठीक है, तो राजा डेमेट्रियस और उनका छोटा भाई दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे। ठीक है कि पीछे की ओर ढकेल देंगे, ये बात सच है, ये बात सच है कि उनको पीछे की ओर ढकेल देंगे। लेकिन ये लोग जो आजकल का पाकिस्तान का इलाका जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट कहा जा सकता है, उसकी मैं अगर बात करूं तो वहां पर तो वहां पर आप देखोगे तो इन्होंने वहां पर अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित कर लिया है। तो मेनांडर क्या करेगा, जो साकल वाला इलाका है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला इलाका, ये इलाका, ये साकल वाला इलाका, साकल जिसे राजधानी बना लेगा, साकल जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सियालकोट बोलेंगे, जो कि आजकल पाकिस्तान में आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, मेनांडर के बारे में एक अच्छी जानकारी मिलती है। हाँ, बिल्कुल अभी बता रहे हैं। मेनेंडर के बारे में एक और जानकारी मिलती है, एक बौद्ध लिटरेचर से मिलती है और वो बौद्ध लिटरेचर है मिलिंद पहो। संडे 14 तारीख को यूपी पीसीएस के पेपर में ये सवाल भी आया था, मिलिंद पहो वाला। वो किसके साथ डिस्कशन करेगा? तो वो डिस्कशन करता है बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ में। ये जो मिलिंद पहो शब्द लिखा है ना किताब का नाम, वास्तविक तौर पर इसका मतलब होता है मेनेंडर या मिलिंद के सवाल, क्वेश्चन ऑफ द मिलिंद। मिलिंद के सवाल और नागसेन के उत्तर, मिलिंद के सवाल और नागसेन के उत्तर, इन दोनों का डायलॉग होगा। नागार्जुन भी नहीं, नागार्जुन अलग आदमी है प्रभा, अभी कनिष्क पढ़ाऊंगा तो नागार्जुन बताऊंगा। नागार्जुन अलग आदमी है। वो ठीक है कि नागार्जुन भी बौद्धिज्म को फॉलो करता था। ठीक है, चलो वो भी बता देता हूं कुछ देर बाद। ठीक, चलो भाई। तो अब नागसेन और मेनेंडर के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर बड़ा मतलब होगा ना बातचीत होगा और मेनेंडर तो इतना प्रभावित हो जाएगा नागसेन से कि वो बौद्धिज्म को अडॉप्ट तक कर लेगा, वो बौद्धिज्म को अडॉप्ट तक कर लेगा। अच्छा, एक नई चीज देखिएगा, एक नई चीज देखिएगा, इंडो ग्रीक रूलर्स भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलवाएंगे। अभी तक अगर हम लोग भारत की बात करें तो आपको तांबे का सिक्का, बेटा कोमल, जिस किताब में आपको ये लिखा मिल जाए कि नागसेन और नागार्जुन एक ही आदमी है, बच्चे उस लाइन को काट दो, उस लाइन को काट दो। ठीक है, ये दो अलग आदमी हैं। ठीक है, जिस वक्त नागसेन होंगे उस वक्त नागार्जुन हो ही नहीं सकते। ठीक है ना? हाँ, इस लाइन को बेटा काट दो, जिस भी किताब में पढ़ रहे होगे। लुसेंट में दिया है, हे भगवान, काहे पढ़ते हो बेटा लुसेंट? लुसेंट पढ़ने को कौन कह रहा है बेटा? ठीक है, बहुत गलतियां हैं लुसेंट में, लुसेंट में बहुत गलतियां हैं बेटा, ध्यान रखना। हाँ, लुसेंट में बहुत गलतियां, उतनी गलती तो शायद किसी किताबों में होता होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, उसे काट दो, काट करके ठीक कर लो। नागसेन और नागार्जुन ये दो अलग अलग आदमी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो भाई। अब हम लोग बात कर रहे हैं सोने के सिक्के को लेकर, तो ध्यान रखना बेटा, भारत में पहली बार सोने का सिक्का इंडो ग्रीक रूलर चलवाएंगे, क्योंकि ये परंपरा उनके यहाँ से चल रही थी, इसलिए वो लेकर आ गए। अब देखो सोने के सिक्के से तीन बातें हम आपको बताएंगे। पहला सिक्का किसने चलवाया? इंडो ग्रीक ने चलवाया। अब याद रखना बच्चे, अब याद रखना इस बात को कि इंडो ग्रीक रूलर्स में किसी का नाम मत पूछना कि वो इंडो ग्रीक रूलर था कौन, क्योंकि वो नाम पता नहीं चल पाता है कि वो था कौन। शायद वो मेनेंडर था या शायद वो मेनेंडर का बड़ा भाई था डेमेट्रियस था। एग्जैक्टली कौन था ये किसी भी किताब में आपको नहीं लिखा मिलेगा, कोई भी इतिहासकार इसके बारे में नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, सोने का सिक्का जिस पर कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, यानी कुछ लिखावट के साथ मिलेगा, तो आपको इसी सिक्के पर मिलेगा।
ठीक है, इन पर आपको हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक लैंग्वेज और पाली जैसी भाषाओं में, जैसे मान लो ये सिक्का है, ठीक है, तो इधर की ओर इंडो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इधर की ओर पाली भाषा में लिखा है, और पाली भाषा में इसलिए लिख गया क्योंकि आगे चलकर मेनांडर बौद्धिज्म को फॉलो करने वाला है, ठीक है, एक कारण वो भी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो भारत में पहली बार सोने का सिक्का इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा चलवाया गया है, बस, और इसके आगे मत याद करिएगा। अभी गुप्तों तक मत जाइए, गुप्तों तक मैं आपको बताऊंगा, जब गुप्त आऊंगा तो बताऊंगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, हम भी आराम से पढ़ाते हैं, इत्मीनान से पढ़ाते हैं, आप भी आराम से पढ़िए, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते चलेंगे पुरानी वाली चीजें आपको हम रिकॉल कराते चलेंगे। इंडो स्कैथियन जो सेकंड विदेशी कौम भारत पर आक्रमण करती है उसको इंडो स्कैथियन कहा जाता है, कुछ नहीं, इस नाम से परेशान मत होइएगा, वास्तविक तौर पर इन्हें शक कहा जाता है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, अभी देखो पीसीएस वाले पेपर में ये क्रम पूछा गया, विदेशी आक्रमण का क्रम बताओ, तो उसमें लिखा हुआ था यूनानी, उसमें लिखा था बच्चे शक, उसमें लिखा था कुषाण, याद आ रहा है, और मैं भी तो इसी क्रम से ही पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो इसी क्रम से पढ़ा रहा हूं आपको, पहले इंडो ग्रीक्स, फिर इसके बाद आपके शक लोग आ गए, देखो शक लोग आ गए, है ना, फिर इसके बाद आपके पहलव लोग आएंगे और फिर आपके कुषाण लोग आएंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि ज्यादा परेशान मत होइए, आप मेरी क्लास को सुनते चलिए, आपको अधिकतर सवाल मिलेंगे पेपर में, ठीक है। चलो भाई, शक लोग हैं, ये लोग, हुआ ये कि चीन में एक दीवार बनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम पर, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई तो ये जो शक लोग थे, बेसिकली शक लोगों का पेशा था लूटपाट करना, ये लोग लूटपाट का पेशा किया करते थे। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसे शी वांगटी नाम के राजा ने बनवा दिया, अब इन लोगों को प्रॉब्लम आ गई कि चाइना के प्रॉस्पेरस स्टेट में घुस ही नहीं पाए, तब ये लोग चले गए साइबेरिया, रशा वाला इलाका साइबेरिया वाला, साइबेरिया बहुत ठंडक पड़ती है, तो वहां से भागते भागते लोग चले गए बैक्ट्रिया यानी सेंट्रल एशिया के इलाकों में, ईरान इराक वाले इलाके के आसपास आ जाएगा, ठीक है, हाँ, ईरान उरान वाले इलाकों तक पहुंच जाएगा, लेकिन वहां की भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहां पर भी इनको लगेगा यहाँ पर भी यार मार खा रहे हैं, तो ये लोग फिर वही यूनानियों वाला रास्ता पकड़ करके वही अफगानिस्तान का हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके इंडिया में एंटर करेंगे, और ये दौर होगा 200 बीसी के आसपास का। ये वही समय है बच्चे जब आप देखोगे मौर्यन अंपायर अपने डिक्लाइन फेज पर है, शुंगों का आपको दिखाई पड़ेगा, शुंग लोग बड़े राजा के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप देख रहे हो लेकर मौर्य एज, पोस्ट मौर्य एज का दौर आपको दिखाई पड़ेगा। शकों का जो रूल रहेगा वो करीब करीब 400 एडी तक रहेगा, यानी 600 साल तक शक रूल करेंगे, और आगे चलकर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जब पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे कि वो शकों को पूरी तरह से समाप्त करेगा, खैर वो आगे की बात, वो आगे बताऊंगा। तो शकों का जो पहला राजा भारत पर आक्रमण करता है वो है मोग या माओस, और अंतिम राजा जिसे रुद्र सिंह थर्ड कहा जाएगा। इन दोनों के बीच में जो सबसे फेमस राजा है उसका नाम है बच्चे रुद्रदामन है। जब शक लोग इंडिया में एंटर करेंगे तो ये लोग उज्जैन पर आक्रमण करेंगे। उज्जैन का एक राजा है, वो राजा कौन है उसका नाम नहीं पता, किसी भी किताब में उसका नाम नहीं मिलता है। तो उज्जैन का एक राजा है जो शकों को हरा देगा, हरा करके उनको भगा देगा, हाँ, हरा करके उनको भगाएगा। तो शकों के और उज्जैन के जिस राजा के बीच लड़ाई होगी वो समय आपको दिखाई पड़ेगा 57 बीसी, 57 ईसा पूर्व, और 57 ईसा पूर्व में जो उज्जैन का राजा शकों को हरा करके उज्जैन पर अपनी ताकत को स्टैब्लिश करेगा तो वो एक टाइटल अडॉप्ट करेगा, वो टाइटल होगी बेटा विक्रमादित्य। अब आप लोग गाइड टाइप की जब किताबें पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको मिलता होगा, वहां पर आपको मिलता होगा कि एक राजा था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर दिया, और उसी विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की। और इंडियन कैलेंडर में आप देखोगे तो राइट हैंड साइड पर आपको विक्रम एरा दिखाई पड़ता है, और लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो आपको दिखाई पड़ता है विक्रम एरा, और राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई पड़ता है शक एरा। तो अभी आप करिएगा विक्रम एरा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो विक्रम संवत शुरू होगा, किस राजा ने शुरू किया उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसके टाइटल पता है, उसका टाइटल क्या, विक्रमादित्य। और भारत में 14 रूलर्स हैं, 14 रूलर हैं जो अपने आप को विक्रमादित्य बोलते हैं, 14 रूलर हैं, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, ठीक है, हाँ, उसमें वो बेटा राहुल उसको 57 कर लो, 58 की जगह 57 कर लो, 57 कर लो, ठीक है, चलो। तो वो विक्रमादित्य नाम का राजा, विक्रमादित्य उसकी उपाधि है। भारत में 14 राजा है जो अपने आप को विक्रमादित्य बोलते हैं, और सबसे अंतिम विक्रमादित्य मुगल काल में दिखाई पड़ेगा जिसको हेमू कहा जाएगा। जब हेमू पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा है बच्चे रुद्रदामन, ये वही रुद्रदामन है जिसने जूनागढ़ की सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। और एक बात मैं नीचे की ओर लिख देता हूं, रुद्रदामन का जो अधिकारी था, हाँ, रुद्रदामन का जो अधिकारी था उसका नाम हुआ करता था बेटा सुविशाख। याद है आपको, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनाया था तो उसका अधिकारी कौन था, याद है? जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाया था तो उसका अधिकारी कौन था? जरा जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करो, और मैं जरा पानी पी लूं बच्चे, आप लोग आंसर कमेंट में डालो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, भूल गए कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, भूल गया मैं बताऊंगा, डोंट वरी। चलो अब मैं आपको बता देता हूं, चंद्रगुप्त के जमाने में जो ऑफिसर हुआ करता था जिसने सुदर्शन झील को बनवाने का काम किया था उसका नाम था बच्चों पुष्यगुप्त वैश्य। याद आया? पुष्यगुप्त वैश्य, याद आ गया? पुष्यगुप्त वैश्य, आप में से बहुत सारे लोगों ने पुष्यमित्र लिख दिया है, ठीक है, पुष्यमित्र नहीं था, वो पुष्यगुप्त वैश्य था। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा हो गया, सुविशाख आपको तीसरे राजा, क्योंकि बीच में अशोक ने भी रिपेयर करवाया था, ठीक है ना। चलो खैर, अब देखो इनके द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा इस झील को बनवाया गया, शकों के और सातवाहनों की लड़ाई वगैरह होगी, और यहाँ पर जो अभिलेख लिखवाया गया वो संस्कृत भाषा में लिखवाया गया है, ठीक है ना। चलो भाई, तीसरा जो आने वाला विदेशी कौम है उसको कहा जाता है बेटा इंडो पार्थियंस। ये भी आप देखो मध्य एशिया के रहने वाले हैं, हाँ बिल्कुल, ये भी मध्य एशिया के रहने वाले हैं। अभी बेटा स्कंदगुप्त पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है, जब स्कंदगुप्त पढ़ाएंगे तो बताएंगे स्कंदगुप्त के जमाने में, अभी रुक जाओ, ठीक है, निष्ठा बेटा नमस्ते। हाँ चलो भाई, अब देखो इंडो स्कैथियंस, सॉरी इंडो पार्थियंस, इनको बोला जाता है बच्चों पहलव, इनको बोला जाता है पहलव। तो भारत में एक तीसरी आकृति, तीसरी कौम आक्रमण करेगी जिसे पहलव कहा जाता है। पहलवों के बारे में सुरभि क्या बताना बेटा? सुविशाख, सुविशाख, सुविशाख अधिकारी का नाम है, सुविशाख राज्यपाल है, गवर्नर है, सुविशाख वाज द गवर्नर ऑफ रुद्रदामन, ठीक है। चलो भाई, तो पार्थियंस की पहलव, पहलव, पल्लव नहीं, पल्लव नहीं, मैंने पल्लव लिखा ही नहीं बच्चे, ये पहलव है, ये हा बना हुआ है, तो ये पहलव, नॉट पल्लव। पल्लव और पहलव में अंतर है, पल्लव लोग अभी बहुत बाद में आएंगे, पल्लवों को आने में भी 500 साल का समय है, ठीक है ना। चलो भाई,
ठीक है, चलो अब अगर हम लोग देखें तो आजकल का जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर वाला इलाका आपको दिखाई पड़ेगा, इस इलाके में पहलवों ने कुछ समय तक कब्जा किया है, रूल किया है और पहलवों का एकमात्र राजा सबसे ज्यादा फेमस है जिसको गोंडो फर्नीस कहा जाता है। गोंडो फर्नीस सबसे ज्यादा फेमस है और गोंडो फर्नीस के बारे में जानकारी मिलती है बेटा एक इंस्क्रिप्शन से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तख्त-ए-बाही, जिसे हम लोग तख्त-ए-बाही इंस्क्रिप्शन, ये नाम है तख्त-ए-बाही नाम है, इससे पता चलता है गोंडो फर्नीस के बारे में और ज्यादा जानकारियां इस राजा के बारे में नहीं मिलती। चौथी कौम या चौथे लोग भारत में प्रवेश करते हैं जिन्हें भारत में कुषाण नाम दिया जाता है। वास्तविक तौर पर ये लोग मध्य एशिया की निकलने वाली एक प्रजाति है जिनको यूची कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल यस प्रगति, जिनको यूची कहा जाता है। यूची कोई और नहीं है, ये लोग चीन वाले ही थे जो कि निकलकर सेंट्रल एशिया पहुंच गए। सेंट्रल एशिया की राजनीति में बहुत पैसा नहीं है, लड़ाई झगड़ा अलग है, इसलिए ये लोग धीरे-धीरे करके भारत की ओर आएंगे और कुषाणों का फाउंडर बताया जाता है भारत में, जिसको कुजुल कड़फिसेस के तौर पर जाना जाता है। कुजुल कड़फिसेस ने करीब-करीब 50 साल तक रूल किया। इसके बारे में और ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं। कुजुल कड़फिसेस के बाद गद्दी पर आएगा जिसको हम लोग विम कड़फिसेस के तौर पर जानते हैं, जो कि कुजुल का बेटा है। लेकिन जितना बड़ा अंपायर आप कह सकते हो ना कि जितनी सफलता कुजुल कड़फिसेस को नहीं मिल पाई, उतनी बड़ी सफलता विम कड़फिसेस लेकर चला आया और इसने बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पहला राजा है जो प्योर गोल्ड कॉइन चलवाएगा। अब देखो गोल्ड कॉइन का दूसरा सवाल भी आपको मिल गया। पहली बार सोने का सिक्का इंडो ग्रीक चलवाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड कॉइन चलवाएगा कौन? विम कड़फिसेस चलवा देगा और उस सिक्के का जो वजन होगा वो 242 ग्रेन्स के आसपास होगा, 242 ग्रेन के आसपास होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 242 ग्रेन के आसपास होगा। नहीं 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 बेटा, कैरेट उस जमाने में कैरेट नहीं चलता था, उस जमाने में ग्रेन चला करते थे। ग्रेन का मतलब होता है बेटा दाना, अनाज का दाना। ग्रेन का मतलब है अनाज का दाना। तो यानी इस सिक्के का जो भार है वो 242 ग्रेन का मतलब है बेटा अनाज, अनाज का दाना। और वो आपको 242 जौ जिसे बार्ले कहा जाता है, जौ के जो 242 दाने का भार होगा वही इसका भार होगा। ठीक है, हाँ वही इसका भार होगा। तो 242 जौ के दाने का भार जो आपको दिखाई पड़ेगा वही सिक्के का भार होगा, जो कि सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड कॉइन के तौर पर माना जाएगा। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा, विम कड़फिसेस इंडिया में आ गया है और इंडिया में आने के बाद ये शैविज्म को, भगवान शिव की पूजा करने लगा और ये शैविज्म को मानता है। इसका पता चलता है बेटा इसके सिक्के से। इसके सिक्के पर आपको दिखाई पड़ेगा, विम कड़फिस के सिक्के पर आपको दिखाई पड़ेगा भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान शिव की सवारी नंदी महाराज, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो आप देख सकते हैं कि ये शैविज्म को मानता है। अभी ध्यान रखो बेटा, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में अभी मत पड़ो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो 7वीं शताब्दी में आएगा, अभी 700 साल बाद उसकी बातें आएंगी। अभी 700 साल का इंतजार कर लो, तब बात करेंगे। अभी ये शैविज्म है, शैव धर्म है। ठीक है, हिंदू मुसलमान बहुत बाद में आएगा। कनिष्क के बाद गद्दी पर बैठेगा उसका बेटा या शायद उसका परिवार का कोई बच्चा जिसे कनिष्क कहा जाता है, और ये कुषाण वंश का सबसे ज्यादा पॉपुलर किंग है। ये कुषाण वंश का सबसे ज्यादा पॉपुलर किंग है। जिस साल ये गद्दी पर बैठेगा उस साल वो एक नए कैलेंडर को, एक नए एरा को शुरुआत करेगा, जिसे क्या बोला जाएगा? जिसे शक संवत बोला जाएगा। शक एरा अभी कुछ देर पहले हम लोग ने पढ़ा था बच्चे, विक्रम संवत, याद आया? हम लोग ने पढ़ा था विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? 78 में शुरू हुआ। अब एक जरा मुझे जल्दी से बताओ, शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? डिफरेंस ईयर बिटवीन शक एरा एंड विक्रम एरा। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना है, अब आप इसी में 78 जोड़ देना और आपको आंसर मिल जाएगा 135 ईयर्स, 135 साल। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो भाई, अब इन कुषाणों ने भी जो कब्जा किया है वो जगह बनती है बच्चे वर्तमान समय का पाकिस्तान का इलाका है, जिसे हम लोग पेशावर कहते हैं, जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता है। तो पुरुषपुर या पेशावर का इलाका, ठीक है ना, ये इनकी कैपिटल है। इन्होंने वेस्ट प्रोविंस की ओर कब्जा किया है ना। लेकिन जैसे जैसे कनिष्क और अंदर की ओर आता जाएगा, गंगा घाटी में एंटर करेगा, यमुना नदी वाले इलाके की ओर जब जाएगा, तो ये मथुरा को अपनी सेकंड कैपिटल बनाएगा। और ध्यान रखिएगा, यहीं से एक बड़ा कब्जा आपको दिखाई पड़ेगा, और वो कब्जा आपको दिखाई पड़ेगा सिल्क रूट पर। देखो सिल्क रूट की अगर मैं आज की बात करूं तो सिल्क रूट आपका चलता है कहां से कहां? ये सिक्किम के नाथुला पास से शुरू हो जाता है, मथुरा वाले रीजन से बढ़ते बढ़ते पेशावर वाले इलाके से जाते जाते फिर ये अफगानिस्तान होते हुए फिर ये रोम तक चला जाएगा। यही वो सिल्क रूट है जिस पर आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस भी जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, रूस जाएंगे और जर्मनी वाले इलाके तक पहुंचेंगे, इसी सिल्क रूट को फॉलो करते हुए। याद रखिएगा, मैं कुछ चीजें आप लोगों को जोड़ जोड़कर इसलिए बताता रहता हूं ताकि आने वाले समय में भी आपको चीजें याद रहे, आप समझ सकें। ठीक है, और ध्यान रखना, रेशम के व्यापारियों को देगा प्रोटेक्शन। हाँ, रेशम के व्यापारियों को देगा प्रोटेक्शन। आप लोग कुछ मत परेशान होना, मैं हूं, मेरी सेना है। ठीक है, मैं क्योंकि यहाँ पर बेटा रेशम के व्यापारी व्यापार करते थे ना, इसलिए उसको रेशम मार्ग कहा जाता है। सिल्क ट्रेडर्स हैं, तो उन सभी सिल्क ट्रेडर्स को वो देगा एक प्रकार का प्रोटेक्शन और उसके बदले में लेगा टैक्स। और कनिष्क को इन टैक्स से बहुत पैसा मिला था, रेशम के व्यापारियों से उसे टैक्स के रूप में सबसे ज्यादा पैसा मिला, जो कि उसकी प्रॉस्पेरिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। और यही कारण है कि आप देखोगे कनिष्क के शासनकाल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलेगा। ये बात हम लोग कुषाण वंश को लेकर कर रहे हैं। कुषाण वंश में कनिष्क एक ऐसा राजा है जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चल रहा है। क्यों? क्योंकि सिल्क व्यापारी टैक्स के रूप में उन्हें सोना दे रहे हैं। और कनिष्क पहला राजा भी है जिसके सिक्कों पर गौतम बुद्ध की आकृति बन जाएगी। हाँ, निष्क बेटा वैदिक काल में, निष्क वैदिक काल में कहते थे, इस जमाने में नहीं कहते थे, निष्क वैदिक काल में चला करता था। गौतम बुद्ध की आकृति बन जाएगी, और गौतम बुद्ध की आकृति बनने का मतलब साफ है कि गौतम बुद्ध इंसान की जगह भगवान बन गए और बौद्ध धर्म में हीन यानी महायान आ गया, और कनिष्क महायान को प्रोटेक्ट कर रहा है। कनिष्क किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? महायान को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये बौद्ध धर्म के यानी गौतम बुद्ध के बनने वाले चित्र से पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई, कनिष्क के द्वारा एक शहर स्थापित किया जाएगा जिसे कनिष्कपुर कहते हैं, और ये आगे चलकर श्रीनगर, वास्तविक तौर पर ये श्रीनगर नहीं है, क्योंकि श्रीनगर को तो बच्चों अशोक ने बसाया था। ठीक है ना, श्रीनगर को तो अशोक ने बसाया था। ये श्रीनगर के पास का जो बारामूला सेक्टर है, ये जो बारामूला सेक्टर है ना, बेसिकली कनिष्कपुर जो है आजकल का बारामूला है, श्रीनगर के पास में ही है, इसलिए श्रीनगर बोल लिया जाता है। वैसे श्रीनगर को स्टैब्लिश किया था अशोक ने। ये बारामूला सेक्टर है, श्रीनगर के पास में पड़ता है। ठीक है ना, जो कनिष्क का राज कवि है उसका नाम है बेटा अश्वघोष। अश्वघोष अपने जमाने के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े लेखक हैं। मैं इनकी किताबों के नाम आपको बता दूं, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई सबसे फेमस बुक का नाम है बुद्धचरित। इसके अलावा इनकी किताब का नाम है बच्चों सौंदरानंद। इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है बच्चों सूत्रालंकार।
और एक किताब और है जिसका नाम मैं इधर लिख दूं। याद रखिएगा, ये तीनों किताबें पोएट्री फॉर्म में लिखी गई हैं, कविता की तरह से लिखी गई हैं। और एक किताब और है जिसका नाम है बच्चों सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण। और ये नाटक है किसका? अश्वघोष का। यह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया नाटक है, जो कि कनिष्क के क्या है? राजकवि हैं। ठीक है, चलो अब आप यहीं पर गौर करिए तो आपको एक नाम और मिल रहा है, राजवैद का नाम चरक, और चरक की किताब का नाम हुआ करता था, मैं इधर नीचे की ओर लिख दे रहा हूं, उनकी किताब का नाम हुआ करता था बेटा चरक संहिता। और चरक संहिता को लेकर भी एक सवाल था इस बार, इसमें कितने खंड, कितने पार्ट? तो ये किताब बनी है बच्चों 8 खंड में और 120 अध्याय में। ये सवाल इस बार के पीसीएस में आया था। ठीक है, चलो ठीक, देखते चलो, आपको मैं सारी बातें बताता चल रहा हूं। अच्छा, अब आ जाइए नागार्जुन के पास। जब हम लोग नागसेन की बात कर रहे थे तो नागार्जुन की चर्चा हो रही थी, आप ही लोगों ने मुद्दा उठाया था। ठीक है, देखो नागार्जुन एक अलग आदमी है जो कि कनिष्क के दरबार का एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु है। और नागार्जुन ने क्या किया? नागार्जुन ने शून्यवाद फिलॉसफी, जिसे निहिलिज्म कहा जाता है, उसके बारे में बताया। और शून्यवाद फिलॉसफी को जोड़ा जाता है आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, सापेक्षता के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। इसीलिए नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। एक बात, दूसरी बात का ध्यान रखिएगा, नागार्जुन वो व्यक्ति है जो कि बौद्ध धर्म के महायान सेक्ट को डेवलप करेंगे, महायान संप्रदाय को डेवलप करेंगे। और नागार्जुन के द्वारा एक किताब लिखी जाएगी, उनकी पुस्तक का नाम है जिसे माध्यम कारिका कहा जाता है, माध्यम कारिका कहा जाता है। इसी किताब को बच्चों माध्यमिका सूत्र भी कहा जाता है, इसी को माध्यमिका सूत्र भी कहा जाता है। अब देखो, नागसेन दूसरा आदमी है, नागार्जुन दूसरा आदमी है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, मत मिलाइएगा। और जब भी मिलिंद पहु का सवाल पूछा जाएगा तो नागसेन और नागार्जुन हमेशा ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाएगा, वो तो हम लोग बौद्ध धर्म के दौरान पढ़ चुके थे। अगर मूर्ति कला की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में दो प्रकार की मूर्ति कला का विकास हुआ। एक का नाम बौद्ध धर्म के दौरान पर कुंडलवन कश्मीर में फोर्थ बुद्ध, और नागार्जुन हमेशा ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाएगा, वो तो हम लोग बौद्ध धर्म के दौरान पढ़ चुके थे। अगर मूर्ति फोर्थ और नागार्जुन हमेशा ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाएगा, वो तो हम लोग बौद्ध धर्म के दौरान पढ़ चुके थे। अगर मूर्ति कला की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में दो प्रकार की मूर्ति कला का विकास हुआ। एक का नाम है बच्चों गंधार कला और एक का नाम है मथुरा कला। ठीक है, एक का नाम है गंधार कला और एक का नाम है मथुरा कला। गंधार आपको याद होगा, हम लोग काफी दिनों पहले से गंधार के बारे में पढ़ते चले जा रहे हैं, सिकंदर के जमाने के समय गंधार के बारे में पढ़ा था, है ना? पाकिस्तान वाला रावलपिंडी सियालकोट वाला इलाका, ये जगह तक्षशिला वाला इलाका, ये जगह है। तो जो पश्चिमोत्तर प्रांत में गंधार क्षेत्र में जो कला विकास लेगी उसे नाम दिया जाएगा गंधार कला। गंधार कला की विशिष्टता ये है कि इसमें आपको इंडियन आर्ट और ग्रीक आर्ट का मिक्सचर मिलेगा, इंडियन आर्ट और ग्रीक आर्ट का मिक्सचर मिलेगा। ये जो आप देख पा रहे हो गंधार कला का चित्र जो आपको दिखाई पड़ा, ये डमी है, ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि गंधार कला में जो ओरिजिनल मूर्तियां बनाई गई थी गौतम बुद्ध की, वो 130 फीट 130 फीट की थी, 130 फीट की हाइट वाली मूर्तियां थी। ठीक है, वो तो बची नहीं। 2000 और 2001-2 वाले साल में तालिबानों के द्वारा उनको तोड़ दिया गया, तो बची नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी मिक्सचर आर्ट है, ये आपका भारतीय भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है, भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है, जिसका सबसे ज्यादा विकास आपको कनिष्क के काल में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, मथुरा कला की अगर बात करें तो मथुरा एक जगह का नाम है, मथुरा पत्थर का। ठीक है, मथुरा एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, और उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऑयल रिफाइनरी जो इंडियन ऑयल की है वो वहीं पर है आपकी। तो मथुरा, अच्छा गंधार कला की विशेषताओं की बात करें, ये देखो गंधार कला में गौतम बुद्ध मसलमैन की तरह से दिखाई पड़ेंगे, है ना? वो टाइगर श्रॉफ की तरह से इस तरह से आपको दिखाई पड़ेंगे, बड़े बड़े मूंछ घुंघराले बाल आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखो कपड़े देखो आप, जो शॉल इन्होंने ओढ़ा उस पर कई प्रकार के रिंकल्स फोल्ड लाइन आपको दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ आप एक चीज और देखिएगा, बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी। एक बात का गौर करिएगा, जो स्पिरिचुअल जिसे अध्यात्म कहा जाता है, आपको गौतम बुद्ध के चेहरे पर अध्यात्म नहीं दिखाई पड़ेगा गंधार कला में। हाँ, लेकिन मथुरा कला में आपको अध्यात्म दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मथुरा में आपको दिखाई पड़ेगा। तो मथुरा में आप देखोगे, मथुरा के अंदर इस कला का विकास दिखाई पड़ेगा, और गौतम बुद्ध के चेहरे पर आप देखिए तो आपको अध्यात्म यानी स्पिरिचुअल थॉट आपको दिखाई पड़ेगा इस दौरान। ठीक है, चलो, कनिष्क की मृत्यु के बाद जो कुषाण वंश का अगला राजा बना उसको कहते हैं बेटा वाशिष्ठ। वाशिष्ठ के बाद जो अगला राजा आया उसे कहा जाता है होवेष्ट। लेकिन ये सब उतने पॉपुलर राजा नहीं है, धीरे धीरे करके ये कुषाण वंश कमजोर पड़ता चला गया, और आने वाले वर्षों में लगभग लगभग, हाँ पूरा नहीं बताए, पूरा क्या बताना रितेश, बताओ भाई क्या अधूरा रह गया, बताओ बताओ भाई क्या अधूरा रह गया रितेश। सेकंड लाइन देखो भाई, मथुरा कला पूरी तरह से स्वदेशी कला है, यानी प्योर इंडियन आर्ट है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है पद्मासन की मुद्रा में, आपको दिखाई पड़ रहा है गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध के चेहरे पर अध्यात्म का जैसे स्पिरिचुअल वो चक्र वगैरह चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, वो सब आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि स्पिरिचुअल थॉट आपको गंधार कला में नहीं दिखाई पड़ता है। इसके अलावा भी रितेश कुछ बताना है, मैं बता दो, मतलब ये ना होने पाए कि सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, इसके अलावा भी कुछ बताना है। ठीक है, इसके अलावा भी रितेश और कुछ बताना है, भैया बता दो। ठीक है, बाद में मत कहना यार इतने आराम से तो पढ़ा रहा हूँ, कहाँ जल्दीबाजी हो रही है, मैं इतने आराम से तो पढ़ा रहा हूँ, ये फ्लो तो मेरा रोज का है, कहीं भी मैं भागता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ। ठीक, अब इसके अलावा कुछ नहीं जानना है ना। देखो लाल बलुआ पत्थर हैं, ये तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली क्लास में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। अब आप भूल गए, नहीं याद आ रहा है तो बेटा उसमें मेरा दोस्त तो नहीं है। ठीक है, उसमें मेरा दोस्त तो नहीं है। ठीक है, चलो अब बेटा लास्ट स्लाइड और ये सब। ठीक, हाँ देखो जो चीजें मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ उसे बार बार अगर आपको याद आ रहा होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली क्लास, वहां पर इन चीजों को मैं बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा से पढ़ लेना बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बताया है। चलो भाई, कुषाण राजाओं के बारे में, मथुरा शिलाल, मथुरा के पास से कई सारे पत्थर के अभिलेख हैं वो मिलते हैं। कुषाण राजाओं की अगर बात करें तो जैसे कनिष्क की बात करें, जैसे होविष्ठ की बात करें, ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। विम कटफिसेस की बात करें तो वो शैविज्म को मानने वाला राजा हुआ करता था। तो आपको शैविज्म का इंपैक्ट और बुद्धिज्म का इंपैक्ट दोनों आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है,
चलो भाई, तो आज की क्लास को फिर यहीं रखते हैं बच्चों। अब आप लोगों को जो कुछ पूछना हो जल्दी से पूछ लो भाई, क्योंकि टॉपिक में जो आप लोग बार-बार पूछ रहे थे। रोहित बेटा, मैं पहले से ही बता चुका हूं, प्रीवियस ईयर का बुक ले लो बेटा, प्रीवियस ईयर का बुक ले लो। देव कुमार बेटा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्लास इस बैच की हो चुकी है, ठीक है। मैंने 15 दिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्लास पढ़ाई है, 1-2 दिन नहीं 15 दिन, आप लोगों के पास रिकॉर्ड में मिल जाएगा, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। हाँ, ठीक। और अगर नहीं हुई है तो आगे चलकर हो जाएगी, परेशान मत होना, ठीक है। प्रीवियस ईयर का किताब ले लो बच्चे, एमसीक्यू उसमें पूरा पढ़ा हुआ है, वहां से पढ़ लो। समूह सिमुक की कैपिटल बेटा प्रतिष्ठान थी। सिमुक एक राजा है, सातवाहन राजा है। सिमुक एक सातवाहन राजा